स्टार्ट करेंगे हम आज। पहला हमारा टॉपिक होगा जो एल्गी। एल्गी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी की सबसे खास बात जो होगी, आप इसका अकरेंस देखोगे, और जैसा कि मैं बता दूं ये मौसम भी बारिश का चल रहा है तो आपको एल्गी बहुत साफ साफ नजर आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एल्गी, दैट इज 3.1। अगर मैं बात करूं आपके एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक आपका कंक्लूड होता है, जो कि इंक्लूड होगा टॉपिक 3.1 दैट इज एल्गी। देखिए सबसे पहली बात अगर मैं एल्गी करता हूं तो आती है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। सबसे पहली बात कि याद रखिएगा एल्गी जो होगा वो क्लोरोफिल उसमें होगा ही। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि मैं बता दूं एल्गी ही तो क्या होते हैं, रिजेंबलेंस दिखाते हैं किसके साथ? हायर प्लांट्स के साथ। जब ही तो इनमें बिल्कुल सेम हूबहू क्लोरोफिल होगा जो कि किसमें पाया जाएगा, जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाएगा। तो मैं यहां पे जरा सा मेंशन करूंगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की यहां पे मौजूदगी होगी। इस बात को प्लीज गौर करिएगा आप लोग। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है सिंपल, थाइलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक। अच्छा ये बात याद रखिएगा, यहां पे ये सारे फीचर्स हैं। मैंने कहा कि ये एनसीईआरटी, ये जो मैं नोट्स दे रहा हूं आपको, जहां से पढ़ा रहा हूं, ये हैं तो शब्द एनसीईआरटी के, बट याद रखिएगा कंसाइज वे में। एनसीईआरटी आपको 2 पेज में 3 पेज में देती है कंफ्यूजन के साथ, मैं आपको इसको बड़े सिंपल वाइज में हाईलाइटेड के साथ। चलिए तो हाईलाइट करिए, सिंपल होते हैं ये, नेचर इनका मतलब सिंपल होता है। थाइलॉइड, एक थाइलॉइड क्या होता है? देखो थाइलॉइड होता है एक थैला लाइक स्ट्रक्चर, मींस इनको अगर आप ना एल्गी को ऐसे आप इकट्ठा करोगे ना तो ये एज अ बल्जिंग पार्ट बनाएंगे, समझाएंगे आपको थोड़ा सा वजन सा, एक थैला स्ट्रक्चर बनेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक। जैसा कि मैंने पिछले अभी बताया जस्ट, ये क्लोरोफिल ए और बी की मौजूदगी है। वहां पे ए और बी की अगर मौजूदगी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा। एंड लार्जली एक्वेटिक, ज्यादातर ये मेराइन होते हैं। एक्वेटिक बोले तो ये पानी में पाए जाते हैं। जैसे अब ये एक्वेटिक में भी मैं बात करूं तो ये दोनों तरफ होंगे। कौन कौन से? बोथ फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे एज वेल एज मेराइन में भी पाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। आगे है दे ऑल्सो थ्राइव इन डाइवर्स हैबिटेट। इट मीन्स कि ये अपने साथ साथ कई अलग अलग हैबिटेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल, इंक्लूडिंग मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड्स। हाईलाइटेड बात यह है कि हाईलाइट आप जहां पे करेंगे, ये मॉइस्ट स्टोन, बिल्कुल ये किसी गीले चट्टानों पे, याद रखिएगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बिहाफ ऑफ इवोल्यूशन। आप आगे जब क्लास 12 में पहुंचोगे तो आपका जो चैप्टर होगा इवोल्यूशन, वहां पे, सॉरी इवोल्यूशन नहीं, इकोलॉजी, इकोलॉजी में आपको पता चलेगा कि एल्गी जो है मेजर एल्गी, एक समय था जब हमारी पृथ्वी बिल्कुल आग का गोला थी और वहां पे उस टाइम पे ऑक्सीजनेटिक सिस्टम नहीं था। ऑक्सीजनेटिक सिस्टम नहीं था तो कैसा सिस्टम था उस समय? बिल्कुल एसिडिक माहौल था, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था। तो पहली बार अगर वेजिटेशन आया अर्थ पे तो वो किन की वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ एल्गी की वजह से आया है। तो प्लीज यहां पे मार्क करिएगा कि एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल, दे आर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन या फिर स्टार्टमेंट ऑफ वेजिटेशन, या फिर मैं कहूं ऑक्सीजनिक बिहेवियर के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल थे। तो बात बिल्कुल 100% मेरी सच होगी। ठीक है। नाउ सम एल्गी फॉर्म्स एसोसिएशन, बिल्कुल यार ये वर्ड बहुत जरूरी है। एसोसिएशन कह दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार सिम्बायोटिक एसोसिएशन याद आया आपको? सिम्बायोटिक एसोसिएशन याद आया क्या? अगर आप जरा भी मार्वल के फैन हो, कहने का मतलब अगर आप मार्वल स्टूडियोज के कुछ मूवीज देखते हो तो आप, आई एम श्योर कि आपने वेनम मूवी जरूर देखी होगी। वेनम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे याद करो ना, एक इंसान था जो कि एक इंसान था किसी एक सिम्बायोंट बोलता है, जिसके साथ कंबाइन हुआ वो सिम्बायोंट था, दोनों मिल गए तो कहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन। समझ में आया क्या? और याद रखो अगर यहां पे एसोसिएशन बोला गया है तो किसका? बिल्कुल यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, फंजाई के साथ एसोसिएशन। बिल्कुल
फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है कौन? एल्गी, और बनाता है लाइकेन। याद रखिएगा, फंजाई और एल्गी। फंजाई क्या करता है? फंजाई माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम मतलब मैं कह दूं क्या कि फंजाई ना क्या करेगा? फंजाई रहने की जगह देगा, माइसीलियम बनाएगा। इसको मैं इधर लिखता हूं, है ना। फंजाई क्या करेगा? फंजाई एल्गी को बोलेगा मैं ना माइसीलियम बनाऊंगा, मैं माइसीलियम बनाऊंगा, इससे क्या है, रहने का जगह बनाऊंगा, शेल्टर दूंगा। आप एक काम करना, एल्गी बोलेगी कि मैं ग्रीन हूं। क्यों ग्रीन हूं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और अगर मैं ग्रीन हूं, मेरे पास क्लोरोफिल भी है, तो मैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की तरह काम करूंगी और मैं खाना बनाऊंगी और आपको खाना प्रोवाइड करूंगी। देखा दोनों के फायदे। आप इकोलॉजी में क्लास 12 में पढ़ोगे कि दोनों प्लस प्लस मतलब ये म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअल मतलब कि दोनों साथ साथ, साइमल्टेनियस। एल्गी करेगी माइसीलियम बना के रहने का काम करेगी, मतलब एल्गी प्रोवाइड करेगी शेल्टर, और सॉरी फंजाई देगी शेल्टर और एल्गी आपको क्या बनाएगी? फूड प्रोवाइड करेगी। तो देखो ना, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प किया और इसी एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सही है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल एनसीईआरटी बहुत गजब की देती है कि यहाँ पे एक एनिमल का एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल ऑन स्लोथ बियर। एक स्लोथ बियर एनिमल है जिसके ऊपर ये सिचुएशन हो सकती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा, इसी बात से मैं बता दूं आपको कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया कहां जाएगा, तो आप याद रखिएगा ये पाया जाएगा माइकोराइजा की रूट्स में। माइकोराइजा की रूट्स में, जो कि एक हायर प्लांट होता है। सही है जी। इतनी बातें अगर आपको पता चल गई हैं तो आइए देखते हैं हम इनके फॉर्म्स के बारे में। आखिर इनका फॉर्म कैसा है, इनकी साइज कैसी है, किस साइज के होते हैं ये, और इनका फॉर्म कैसा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जानने के लिए कि इनका फॉर्म और साइज। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, दे आर हाईली वेरिएबल। अच्छा, इनकी वेरिएबिलिटी अलग अलग किस किस चीज में दिखेगी, वो चेंज हो सकता है। रेंजेस फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म, ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, लाइक वोल्वेक्स। बिल्कुल याद रखिएगा, यहां से आपको एग्जांपल मिल गया, बहुत बेहतरीन। इसका मतलब मैं कह दूं कि जो एल्गी होंगे ये कॉलोनी में भी रहेंगे, और कॉलोनियल का एग्जांपल भी तो एनसीईआरटी दे दी। कौन सा? वोल्वेक्स। वोल्वेक्स इज अ टाइप ऑफ एल्गी दैट लिव्स इन द कॉलोनियल फॉर्म। याद रखना ये बात। साथ ही साथ कॉलोनियल के साथ साथ, अच्छा कॉलोनियल का एग्जांपल क्या दिया इसने? वोल्वेक्स का। टू फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रेक्स। देखो ना एनसीईआरटी कितनी गजब की खूबसूरती है कि इसने बोला कि कॉलोनियल है। कौन है कॉलोनियल का एग्जांपल? वोल्वेक्स। तो बोला कि ये कॉलोनी में भी बनाएगी। दूसरा फॉर्म इसका क्या होगा? फिलामेंटस फॉर्म होगा। दूसरा फॉर्म इसका होगा इसका फिलामेंटस। और देखो ना धीरे से यही एग्जांपल भी दे दी। और अगर फिलामेंटस फॉर्म होगा तो उसका एग्जांपल होगा यूलोथ्रेक्स। यूलोथ्रेक्स यूलोथ्रेक्स एग्जांपल होगा किसका? फिलामेंटस एल्गी का। और अगर मैं बात करूं आपको कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल, तो आप बोलना कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल होगा हमारा वोल्वेक्स। क्लियर इतनी बात। तो फिलामेंटस एल्गी के अपने पास दो एग्जांपल, यूलोथ्रेक्स एज वेल एज स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रेक्स। बिल्कुल। अब मैं बोला, अच्छा ये तो मैंने देखा कि हाईली वेरिएबल होंगे ये अपने साइज में। अब इनकी मासी नेचर देखते हैं। मास प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी जो इनमें मास बनाता है उसमें क्या होगा? सम मेराइन फॉर्म्स, कुछ मेराइन फॉर्म्स होंगे सच एज केल्प। बेटा ये केल्प याद रखना, रिक्वेस्ट। केल्प के पिकल्स बनते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है ये। बिल्कुल आप ये समझो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, अंदर से होलो होती है, ग्रीनिश कलर का होता है। केल्प कैन फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर। और ये ना केल्प जो है बहुत लार्ज स्ट्रक्चर मेराइन फॉर्म में बोले तो ओशियन में बना सकता है। ठीक है। केल्प। चलिए फॉर्म्स एंड साइज यहां पे कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं कि आखिर ये पैदा कैसे होते हैं। इट मींस रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्शन भी जानते हैं कैसा होगा। चलो रिप्रोडक्शन इनमें तीन टाइप के होंगे। पहला होगा वेजिटेटिव मोड, एसेक्सुअल मोड एज वेल एज सेक्सुअल मोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव मोड आखिर इनमें कैसे होगा। वेजिटेटिव मोड होगा इनमें बाई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा ईच फ्रेगमेंट। अब ये फ्रेगमेंटेशन जो होगा इनका, हर एक फ्रेगमेंट जो होगा, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू थैलस। हर एक फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही है कि यार टुकड़ों में, और हर एक टुकड़ा एक नया थैलस बना सकता है,
ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। कमिंग अप विथ नेक्स्ट, दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह रहा है कि थ्रू वेरियस स्पोर्स, याद रखना ये कई अलग अलग स्पोर्स से बना सकते हैं। मोस्ट, ज्यादातर, कॉमनली है इसमें जूस्पोर, याद रखना बेटा, यहां बहुत गजब की बात है, याद रखिएगा। देखो जूस्पोर नाम है, क्या नाम है? जूस्पोर। जू मतलब ऐसी जगह जहां पे क्या पाए जाए? एनिमल्स। और अगर एनिमल्स पाए जाएंगे तो एनिमल्स मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, जाहिर सी बात है। अगर जू स्पोर्स कैसा हो? जू स्पोर्स, जू का मतलब है ऐसी जगह जहां एनिमल रहे, और एनिमल तो चल फिर सकता है। तो अगर एनिमल चल फिर सकता है तो मैं कह दूं क्या? ये फ्लैजिलेटेड होंगे। और फ्लैजिलेटेड क्यों होंगे? क्योंकि ये मूव कर पाएंगे, तभी तो नाम लगाया जूस्पोर। याद रखिएगा, फ्लैजिला है तो मूवमेंट है, सीलिया है तो मूवमेंट है, फ्लैजिला है तो एक या दो, सीलिया है तो ढेर सारी। सही है क्या? इसको मैं हाईलाइट करता हूं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा थ्रू जूस्पोर, जो कि फ्लैजिलेटेड होगा, एज वेल एज फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल मतलब मूवेबल होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग थ्री फॉर्म्स, दैट इज आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एज वेल एज oogamous. इट इन्वॉल्व्स द गैमीट फ्यूजन। बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी कोर बात यही है कि गैमीट्स का मिलना। गैमीट अगर मिलेगा तभी तो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पहला टाइप है आइसोगैमस। आइसो मतलब जब भी कभी वर्ड आइसो लग जाए मतलब समझना बराबर। इसमें दोनों गैमीट सिमिलर साइज के होंगे, देखो ना, दे ही दिया है। कह रहा है कि आइसोगैमस में होगा कि जो गैमीट्स होंगे वो सिमिलर या फिर सिमिलर साइज के होंगे, वो बिल्कुल सिमिलर इन साइज। बोले तो सेम सेम गैमेट्स कैसे होंगे? सिमिलर इन साइज। एग्जांपल क्या होगा इनका? यूलोथ्रिक्स। देखा ना, यूलोथ्रिक्स का दो एग्जांपल अब आप देख सकते हो। एक तो पहला हमने ये देखा ना, कहां पे? ये देखो, फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। अब यूलोथ्रिक्स और कहां पे आ गया? यूलोथ्रिक्स होगा आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट वन इज एनाइसोगैमस। जाहिर सी बात है, आइसोगैमस में सिमिलर है तो एनाइसोगैमस में अलग अलग होगा। देखो, एनाइसोगैमस में क्या होगा? गैमीट्स आर डिसिमिलर, अलग अलग होंगे, डिसिमिलर इन साइज। डिसिमिलर, गैमीट्स आर डिसिमिलर, सॉरी, इसमें क्या होंगे? गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज। एग्जाम्पल तो याद ही रखना है, यूडोरीना एग्जाम्पल यहाँ पे नया मिला है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल होगा यूरोडीना। एन आइसोगैमस मतलब जिसमें गैमीट्स के साइज एक जैसे ना हो, ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज oogamous। oogamous क्या है? फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विथ अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है, याद रखिएगा। oogamous में होता है क्या है? फ्यूजन मतलब मिलना। फ्यूजन हो किसका? लार्ज। क्या लार्ज? जो नॉन मोटाइल गैमेट होगा फीमेल का। इसमें फीमेल का गैमेट ऐसा होता है जो मूवेबल नहीं होता, और कैसा होता है? बड़ा। किसके साथ? कौन आएगा इसके साथ फ्यूज होने? छोटा होगा, स्मॉलर। मोटाइल होगा लेकिन चल सकता है, क्या चीज? मेल गैमेट। एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। oogamous का एग्जाम्पल याद रखिएगा, वोल्वेक्स एंड फ्यूकस। वोल्वेक्स एंड फ्यूकस। oogamous वो चीज है जब गैमेट का साइज बड़ा हो लेकिन उसमें फ्लैजिला ना हो। फ्लैजिला नहीं है तो मूवेबल नहीं होगा, एक जगह रुका रहेगा। बड़ा होगा लेकिन फ्यूज किससे करेगा? गैमेट्स छोटे होंगे लेकिन चल फिर सकते हैं, मूवेबल होंगे। कौन होगा वो? मेल गैमेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका फ्यूकस एज वेल एज वोल्वेक्स, ठीक है जी। चलिए, यहां तक बात क्लियर होगी, आई होप। चलिए, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस। ये हमारा लास्ट है, दैट इज चलिए, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस। आखिर ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंस कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करवाते हैं, दूसरा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन करवाते हैं, तीसरा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, एडिबल स्पीसी हैं, खाए भी जा सकते हैं, और हाइड्रोकोलाइडल हैं, अगार अगार बनता है इसका जल, प्रोटीन रिच सप्लीमेंट भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है क्या? सबसे पहला हमारा आता है, हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं। एल्गी जो होते हैं परफॉर्म करते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द अर्थ CO2 फिक्सेशन थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी पृथ्वी का 50%, आधा, पृथ्वी का आधा फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। कौन? एल्गी, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन देयर इन्वायरमेंट।
अपने इन्वायरमेंट में ये घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ एक्वेटिक फूड साइकिल बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी रिच कंपोनेंट। याद रखिए, पानी में, जैसे केल्प का एग्जांपल हो गया, पानी में रह के पानी में ये फैलते हैं और वहां के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। ठीक है। और एडिबल स्पीसी ओवर 70%, बिल्कुल ये याद रखने वाली बात है, 70% से ज्यादा, ओवर 70% मेराइन स्पीसीज जो होते हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या, पोरीफायरा, लैमिनेरिया, सैरगैसम आर यूज्ड एज फूड। बिल्कुल बहुत गजब की बात है, याद रखिएगा इसको। क्या क्या? मैं फिर से कह दे रहा हूं, पोरीफायरा, लैमिनेरिया, सारगैसम, इनका यूज होता है कहां पे? फूड में, खाने के लिए। इसलिए मैं बोला ये एडिबल स्पीसी है। ओवर 70 मेराइन स्पीसी, मेराइन में पानी में पाई जाने वाली 70 स्पीसीज जो हैं खाने लायक होती हैं। उनमें से मैं 3 एग्जांपल दिया हूं, पोरीफायरा, लैमिनेरिया और सारगैसम, जो कि आपके एनसीईआरटी देती है, इसलिए मैंने दिया। नेक्स्ट है हाइड्रोकोलाइडल्स की तरह काम करते हैं। हाइड्रोकोलाइडल्स मींस की प्रोड्यूसेस कमर्शियल सब्सटेंस लाइक एल्जिन। एल्जिन क्या है? एक ब्राउन एल्गी है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। एल्जिन एक ब्राउन एल्गी है, और कैराग्रीन जो कि रेड एल्गी है। कैराग्रीन कैसी है? रेड एल्गी है, जो क्या काम करती है? एज अ फंक्शन एज अ हाइड्रोकोलाइडल्स। ठीक है। नेक्स्ट है अगार। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार जो होता है कहां से बनाया जाता है? जेलेडियम से। जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया, जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया से यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड इंडस्ट्री। मैं बता दूं आपको, आप जो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम के ऊपर जो आप लोग चेरी डलती है ना, इसको बोलते हैं टूटी फूटी, वो जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से ही बनता है। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो इसको मार्क करना जरूरी है। किससे? जस्ट अ मिनट। जिलेडियम, ग्लेसिलेरिया यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी में और फूड इंडस्ट्री में। सही है जी, इतनी बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजेस तो बहुत हैं, तो देखिए लास्ट कह रहा है कि प्रोटीन रिच सप्लीमेंट, जैसे क्लोरेला, हाईली प्रोटीन क्लोरेला है। ए यूनिसेलुलर एल्गा दैट इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय अ स्पेस ट्रेवलर्स। याद रखिएगा, ये जो आपके पास मैंने अभी एग्जांपल बताया, कौन सा? क्लोरेला। क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, इसकी जिसकी वजह से इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट में यूज करते हैं। और इसको याद रखिएगा, वो लोग जो स्पेस में जाते हैं, वो इनका खास तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशंस। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशंस की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका क्लासिफिकेशन एल्गी का 3 पार्ट्स में है। सबसे पहला है क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा है फियोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। लास्ट वन इज रोडोफाइसी, जिसको हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3.1.1 एनसीईआरटी के थ्रू, दैट इज क्लोरोफाइसी, जो कि क्या है? एक तरह का ग्रीन एल्गी है। सबसे पहले आप ये फिगर देख रहे होगे, आपको ये डायग्राम जरूर दिख रहा होगा। इस डायग्राम को जरा गौर करिएगा, इस डायग्राम को गौर करिएगा। ये डायग्राम कुछ और नहीं, ये डायग्राम है सिर्फ किसका? क्लोरोफाइसी, बोले तो ग्रीन एल्गी का डायग्राम आपको दे रखा है, ये डायग्राम। ठीक है। बॉडी कैसा होता है इनका? बॉडी होती है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, कॉलोनी में भी रहते हैं ये, और फिलामेंटस, मतलब इनकी यूनिसेलुलर बोल तो एक सेल के बने होते हैं, कॉलोनीज में भी पाए जाते हैं, और फिलामेंटस फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। तो इसको मार्क कर दें, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एज वेल एज फिलामेंटस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इनमें पिगमेंट कौन से पाए जाएंगे? डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। बिल्कुल, ग्रीन एल्गी है तो जाहिर सी बात है, बहुत जरूरी है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए की खास तौर पे मौजूदगी होगी, और क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा, जिसको हम हाईलाइट भी करेंगे। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इनमें बहुत ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं अगर हम किस चीज की? लोकलाइज्ड की। अच्छा, लोकलाइज्ड इन वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज डिस्कॉइज्ड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। ये जो मैंने नाम लिए, ये किस चीज के थे? इनमें ये नाम थे क्लोरोप्लास्ट के शेप के। याद रखिएगा, इनमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होगा? डिस्कॉइडल, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। ठीक है।
नेक्स्ट वन इज, इनमें स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? स्टोरेज होता है इनमें पायरिनॉइड्स के फॉर्म में। पायरिनॉइड्स के फॉर्म में ये स्टोरेज करते हैं। कंटेन्स अ प्रोटीन एंड स्टार्च, जो कि जिसमें क्या होता है, प्रोटीन और स्टार्च की मौजूदगी होती है। और ऑयल ड्रॉपलेट्स, इनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स की भी मौजूदगी खासतौर पे देखी जाती है। पायरिनॉइड्स कंटेन्स प्रोटीन, पायरिनॉइड्स में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है और ऑयल की कुछ बूंदें, कुछ सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स। ठीक है, अब देखते हैं इनकी सेल वॉल कैसी है। सेल वॉल स्ट्रक्चर इनकी कैसी है? इनर सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है। याद करो ना यार, ग्रीन प्लांट से इतना रिजेम्बलेंस है तो सेलुलोज की सेल वॉल तो भाई बनती है। तो सेलुलोज की लेयर है इसमें एंड आउटर पेक्टोज की लेयर होती है। अंदर से ये इनकी लेयर सेलुलोज की होगी और बाहर से इनकी लेयर किस चीज की होगी, पेक्टोज की। बाहर की लेयर इनकी पेक्टोज की होगी और बाहर की लेयर इनकी सेलुलोज की होगी। अंदर की लेयर जो होगी, सॉरी, अंदर की लेयर होगी इनकी सेलुलोज की और बाहर की लेयर होगी इनकी पेक्टोज की। सही है जी। नेक्स्ट वन, इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? इनमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह का होता है। वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। सबसे पहले वेजिटेटिव होगा इनमें फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में, जो कि स्पोर फॉर्मेशन करवाएगा। एसेक्सुअल होगा फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के थ्रू, जो कि जू स्पोरेंजिया बनाएगा। सेक्सुअल होगा इनमें आइसोगैमस भी हो सकता है, सेक्सुअल एनाइसोगैमस भी हो सकता है और उगैमस। मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तीनों तरीके के हो सकते हैं, आइसोगैमस भी, एनाइसोगैमस भी और उगैमस। ठीक है, और एसेक्सुअल इनमें कैसे होगा, जो कि जू स्पोरेंजिया बनाएगा। वेजिटेटिव कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन के रूप में होगा, जो कि स्पोर फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्पोर बनाएगा। नेक्स्ट वन इज लास्ट है अपना कॉमन स्पीसीज। इनमें कुछ कॉमन स्पीसीज हैं जिनके एग्जांपल्स आपको रट के भी रखने हैं चाहे किसी भी हालत में। क्लाइमिडोमोनास, पहला एग्जांपल क्या है, क्लाइमिडोमोनास, वोल्वेक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, चारा, कुछ लोग इसको कारा बोलते हैं, कुछ लोग इसको चारा बोलते हैं। तो 5 एग्जांपल्स किसके हमको मिल गए, क्लोरोफाइसी के। क्लोरोफाइसी के कितने एग्जांपल्स मिल गए हमें, क्लोरोफाइसी के हमें मिल गए टोटल 5 एग्जांपल्स। जैसे कौन कौन से? पहला है क्लाइमिडोमोनास, वोल्वेक्स एंड यूलोथ्रिक्स। 5 एग्जांपल आपको याद हो जाने चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, जो कि है फियोफाइसी। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हो, फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गी नाम से जाना जाता है, और आप देख सकते हो ये फिगर में ब्राउन एल्गी आपको साफ साफ दिख रही है। हैबिटेट कैसा होगा, प्राइमरली ये मैराइन होंगे, प्राइमरली पानी में पाए जाएंगे। साइज एंड फॉर्म सिंपल ब्रांच्ड होंगे या फिर सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस होंगे। अच्छा, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस होंगे जिसका एग्जांपल क्या है, एक्टोकार्पस। और लार्ज केल्प, और केल्प की फॉर्म में ये लार्ज भी हो सकते हैं, जो कि अप टू 100 मीटर, बाप रे, केल्प जो कि मेराइन में समुद्र के अंदर होते हैं, 100 मीटर तक ऊपर ऊंचाई हो सकती है जिनकी। पिगमेंट इनमें ज्यादातर कौन सा पाया जाएगा, याद रखिएगा, ये रेड है तो इनमें इनमें क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड पाया जाएगा। ए, सी और कैरोटीनॉइड के साथ साथ एक और काम है, बहुत जरूरी है। पिगमेंट इनमें पाया जाएगा क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, एज वेल एज मेन तो ये है जेंथोफाइल, जिसको हम लोग फ्यूकोजेंथीनी बोलते हैं। जेंथोफाइल को क्या बोलते हैं, फ्यूकोजेंथीनी बोलते हैं। इनमें ये पिगमेंट्स पाए जाएंगे। स्टोरेज किस फॉर्म में है, स्टोरेज है इनमें लैमिनेरिया और मैनिटॉल के फॉर्म में। स्टोरेज किस फॉर्म में ये रखते हैं, लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल के फॉर्म में। सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जी हाँ बिल्कुल सेलुलोजिक होगा विथ जिलेटिनियस एल्जिन। जिलेटिनियस एल्जिन होगी, कोटिंग होगी किस चीज की, किसकी, जेलेटिन की इनमें कोटिंग पाई जाएगी, जिसको हम यहाँ पे जिलेटिन की कोटिंग पाई जाएगी, सेलुलोजिक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा, अच्छा, होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर है जिससे ये ऐसे ग्रैप कर पाते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख लेना, होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है जिससे ये ग्रैप कर पाते हैं। इसमें स्टिप होती है एक स्ट्रक्चर, एक होती है फ्रॉन्ड, जो कि जिनकी जो लीफ होगी ना उसमें छेद से होंगे, फ्रॉन्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये 3 स्ट्रक्चर इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पहला है होल्ड फास्ट, दूसरा है स्टेपल, तीसरा है फ्रॉन्ड स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होंगे, रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों पाए जाएंगे। मोस्ट प्रोमिनेंट कौन से होंगे, वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन फॉर्म से होंगे, एसेक्सुअल में ये बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बाई मतलब 2, याद रखिएगा, बाई फ्लैजिलेटेड मतलब यहां पे कितने, यहां पे टोटल 2 फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे।
जू स्पोर है मतलब इसका स्पोर कैसा है, मोटाइल है, और फ्लैजिला है तो वैसे ही पता चल गया मोटाइल है, मोटाइल है बोले तो मूवेबल। सेक्सुअल इनमें कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा आइसोगैमस के थ्रू, एनाइसोगैमस के थ्रू और ऊगैमस के थ्रू, तीनों तरह का इनमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लास्ट में बात आती है एग्जाम्पल्स के, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी जो एग्जाम में आते हैं कॉमन नेम में, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनीरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। यहाँ पे भी 5 एग्जाम्पल, कौन कौन से, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया और सार्गेसम एंड फ्यूकस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी मतलब लास्ट क्लास देखते हैं इसकी एल्गी की, दैट इज रोडोफाइसी, दैट इज 3.1.3, दैट इज रोडोफाइसी। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हो, आर फॉर रोडो, आर से रेड कलर होता है तो ये रेड कलर के पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कॉमन नेम रेड एल्गी। क्लियर इतनी बात। चलिए अगर इतनी बात आप सभी क्लियर है तो देखते हैं इनमें प्रोमिनेंट पिगमेंट कौन सा होता है। सबसे ज्यादा पिगमेंट इनमें पाया जाता है आर फाइकोइरिथ्रिन, जो कि किस कलर, कौन सा कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड कलर के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा रेड कलर देने के लिए। हैबिटेट इनका कैसा है, मोस्टली मराइन, फाउंड इन वार्म एरिया, गर्म जगह पे, फाउंड वेल लाइटेड रीजन टू ग्रेट डेप्थ, काफी हल्की जगह पे और काफी गहराइयों में भी ये पाए जाते हैं। तो मैं कह दूं यहाँ पे ग्रेट डेप्थ में मार्क कर लो, वार्म एरिया एंड वेल लाइटेड रीजन्स में। बॉडी इनकी कैसी होगी, बॉडी इनकी होगी मल्टी सेलुलर, देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे पढ़े हैं तो हमें मल्टी सेलुलरिटी की तरफ आए हैं, इट मीन्स इवोल्यूशन हमको मल्टी सेलुलरिटी कंडीशन की तरफ ले चलता है। मल्टी सेलुलर के पास चलें जो कि ऑफन कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मल्टी सेलुलरिटी चीज है तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। नेक्स्ट वन इज बॉडी स्ट्रक्चर, तो हमने देख ही लिया, आइए देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज इनमें होता है फ्लोरिडियन फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। स्टोरेज कैसा होता है इनमें, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लूकोज के फॉर्म का। बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकता। आता है क्वेश्चन कि रोडोफाइसी में स्टोरेज कौन से फॉर्म में होता है, तो बताइएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, ठीक है। वेजिटेटिव मोड जो होगा इसमें फ्रेगमेंटेशन के फॉर्म में होगा, एसेक्सुअल मोड जो होगा वो नॉन मोटाइल स्पोर बनाएगा, और सेक्सुअल जो होगा वो वही oogamous विथ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। आप अगर नोटिस कर पाओ तो यहाँ पे आइसोगैमस और एनाइसोगैमस मोड नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। देखिए फ्रेगमेंटेशन मोड में होगा इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल होगा नॉन मोटाइल स्पोर के फॉर्मेशन में, सेक्सुअल होगा oogamous के साथ, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा। देखा कॉम्प्लेक्स होगा क्यों, क्योंकि याद करो मल्टी सेलुलर कंडीशन आई है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बनती है। कॉमन एग्जांपल्स यानी कि कॉमन स्पीसीज क्या क्या हैं जो जिनके एग्जांपल्स आपको याद ही रखने हैं, बिल्कुल पॉलीसिफोनिया, प्रोफाइरा, ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडियम। याद करो ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम का फंक्शन बताया था, आइसक्रीम बनाने के काम आता है, बिल्कुल। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे ये अपने होंगे पॉलीसिफोनिया, पोरीफाइरा, ग्लाइसेरिया एंड जिलेडियम, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के लेवल पे 3.2 होगा आपका, जो कहना है ब्रायोफाइट्स। आखिर ये ब्रायोफाइट्स हैं क्या, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, रिप्रोडक्शन कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, अकरेंस कैसा, ये सारी बातें हम आज देखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले कि ये एनसीईआरटी का क्रक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी लिटिल बिट लगता है कि यार बोरियत, फिर बच्चे भाग जाते हैं, या फिर लगता है कि नहीं देख सकते, या फिर लगता है कि यार क्या कैसे इतना पढ़ा जाए, लेकिन उसी को सिंप्लीफाइड वे में करके मैं लाया हूं इस नोट्स में, जो कि आप देख सकते हो ब्रायोफाइट्स टॉपिक 3.2 के साथ। स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी बात करता है कि यार ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, देखो इट इंक्लूड्स वेरियस मॉसेस। सबसे पहली बात कि भैया ब्रायोफाइट्स में मॉसेस का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, मॉसेस और लिवरवर्थ। अगर मैं यहीं पे आपको रोक दूं 2 मिनट के लिए और आपसे कह दूं कि अब हम मॉस यहाँ पे इस चैप्टर में, मतलब कि पर्टिकुलर इस टॉपिक में हम आज 2 ही चीज देखेंगे। इट मींस कि ब्रायोफाइट्स के हमारे पास 2 क्लासेस, सबसे पहले ही पैराग्राफ में मिल गई कि हमारे पास यहाँ पे 2 क्लासेस होंगी, मतलब फर्दर इसका दो सब डिवीजन जो होगा मॉसेस और लिवरवर्थ में ही होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरिया इन द हिल्स।
हिल्स कहने का मतलब मेरा है कि ये ना लिटिल बिट ऐसे स्लोपी एरिया पे होंगे जहाँ पे इंक्लाइंड आपको देखता है, इंक्लाइंड एरिया या फिर इंक्लाइंड प्लेन के बारे में आप फिजिक्स में देखे ही होंगे। बात करते हैं हम कि इनकी ये मिलते कहाँ पे हैं। ये जनरली मॉइस्ट शेडेड एरिया मैं जरा सा बात करूं, मॉइस्ट शेडेड मतलब कि जहां पर लिटिल बिट नमी हो, और शेडेड मतलब कि जहां पे थोड़ा सा किसी की छांव हो, मतलब वेट होगी। पहली चीज में मैंने बोला मॉइस्ट होगी, तो मतलब बारिश का यानी पानी का इन्वॉल्वमेंट होगा, डायरेक्ट पानी ना लगे, किसी के शेड के अंदर होगा, तो ये कहना है मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। बहुत बड़ी लाइन है ये, अक्सर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस माइट भी, पहले तो बनते थे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से, अभी ये बन सकता है कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। अब एम्फीबियंस क्यों ये कहे जाते हैं, जरा सा देखिए, इसको मैं मार्क करूंगा। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अब देखिए मैं बात जैसे करता हूं कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग फर्दर एम्फीबियंस क्यों बोलेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एम्फीबिया क्या है। एम्फीबियंस का मतलब यार वही है ना कि जो कनेक्ट। अच्छा चलो यहां पे लिंकेज में पहले बता देता हूं आपसे। देखो, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कौन कहलाएगा, आज से याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स। अब इसी एम्फीबियंस, अब आपको मैं इसी चीज के लिए बारे में बता दूं कि एम्फीबियंस कौन है, तो जरा सा मैं इसका आपको डायग्राम शो कर देता हूं इधर, ताकि आपको और लिटिल बिट ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए एम्फीबियंस अभी आपको क्लियर हो गया होगा लिटिल बिट ऐसा, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किस लिए डायग्राम आपको दिखा रहा हूं पर्टिकुलर, कि यार एम्फीबियंस वो हैं जो कि आपको अक्सर टेरेस्ट्रियल लैंड पे दिख जाएंगे, या फिर मैं कहूं कि अंडर वाटर में दिख जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग का है। तो क्यों इनको ऐसा बोला जाता है कि यार ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस। अगर ये एम्फीबियंस है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक लिंकेज प्रोवाइड करेंगे, कहां से, वाटर बॉडीज से एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल, या फिर मैं कहूं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट से, दोनों के बीच में क्या करेंगे, लिंकेज प्रोवाइड करने वाला काम करवाएंगे। तभी तो इनको बोला गया क्या, कि दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि किंगडम बिकॉज, अच्छा, बिकॉज ऑफ दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो भाई, कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अब देखो, ये मिट्टी में तो रह सकते हैं, जाहिर सी बात है कि दे कैन लिव इन सॉइल, ये मिट्टी में रह सकते हैं, लेकिन इनको जरूरत पड़ेगी, ये डिपेंडेंट होंगे, किस पे डिपेंडेंट होंगे, वाटर पे। आखिर ऐसी क्या डिपेंडेंसी हो गई कि ये वाटर पे इनकी डिपेंडेंसी किस चीज के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यार यहाँ पे तो आदमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस हद तक जा सकता है, तो ये क्या पानी भी नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनकी डिपेंडेंसी होती है, इसी वजह से ये क्या करते हैं कि वाटर और टेरेस्ट्रियल के बीच लिंकेज का काम, तभी तो बोला गया इनको दे आता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। ठीक है। आगे कह रहा है दे यूजुअली अकर्स इन डैम्स, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज। याद रखिएगा, डैम्स का मतलब कि आप कह सकते हो जहां पे कूड़ा उड़ा डैम किया जाए, या फिर लिटिल बिट वहां भी देखने को आपको मिल जाएगा। कुल मिला के प्लेस ऐसा हो जहां पे पानी रुके ना, साथ ही साथ नमी भी रहे, शेडी प्लेस हो, वहां पे ही जरूर पाए जाएंगे, जिनको हम कहेंगे ब्रायोफाइट्स। ठीक है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। अच्छा जी, प्लांट सक्सेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा प्लांट सक्सेशन में ये बेयर रॉक सॉइल का बड़ा काम आता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पिछले टॉपिक की बात करा था मैं एल्गी की, तो मैंने बताया था कि एल्गी क्या है, एल्गी क्या किया था, एल्गी में तो सक्सेशन में हेल्प किया था, क्योंकि ये बेयर रॉक सॉइल का मतलब आप समझिएगा कि ये जो ये जो रॉक्स होते हैं ना, इनको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के काम करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इन स्मॉल पार्टिकल्स में ये तोड़ने का काम करते हैं, जिससे क्या है कि ये रॉक्स को फर्दर आगे चल के, जो कि 1000 लाख ईयर्स मिलियन ईयर्स के बाद, ये क्या होगा, एक तरह की सॉइल में कन्वर्जन हो जाएगा, जो कि आपका अपर अर्थ क्रस्ट बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ फर्टाइल सॉइल। ठीक है। आइए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स की स्ट्रक्चर की, तो देखिए ब्रायोफाइट्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन एल्गी। एल्गी जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा,
इसकी स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर एल्गी से तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन एल्गी, मतलब एल्गी से भी ज्यादा इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, विथ थैलस लाइक बॉडी, थैलस मैंने बताया था एल्गी का ये फीचर है जो कि थैलस लाइक बॉडी होगा, बता थैला जैसा, ठीक है, थैलस लाइक बॉडी दैट कैन बी प्रोस्टेट और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है, आप लोग जनरल में अगर मैं बात करूं तो इरेक्ट वर्ड का यूज ज्यादातर आप लोग यूज करते हो कहां पे, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, रे ऑप्टिक्स। चलिए, इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा, प्रोस्टेट मतलब लिटिल बिट हल्का सा बेंडिंग सा। कह रहा है कि अटैच्ड टू द सरफेस बाय राइजोइड्स। ये राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट द रूट। मतलब कहने का मतलब ये जो राइजोइड है ना ये रूट जैसा है, कैसा है? दे आर रूट लाइक, दे आर रूट लाइक बट नॉट दी एक्चुअल रूट, या फिर मैं बोलूं यू रूट बोले तो ट्रू रूट, बट दे आर नॉट द एक्चुअल रूट। ओके, कह रहा दे लैक ट्रू रूट। देखो ना, जब भी तो इनको ये राइजोइड में आ गया, इनके पास प्रॉपर ना तो रूट होता है, ना तो स्टेम होगी, ना तो इनके पास प्रॉपर लीफ होगी, याद रखिएगा। दे डू नॉट हैव द, अच्छा, दे लैक ट्रू रूट सिस्टम, ट्रू स्टेम सिस्टम, ट्रू लीफ सिस्टम, बट मे हैव, अच्छा देखो, बट कह रहा है बट मे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जब ही तो मैंने राइजोइड को बोला कि दे आर नॉट द रूट, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। द मेन बॉडी इज हेप्लॉइड। इनकी जो मेन बॉडी होती है, मेन बॉडी कैसी होती है? वो हेप्लॉइड बोले तो n नंबर, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस गैमीट्स, और गैमीट्स बनाई, जाहिर सी बात है हेप्लॉइड है तो ये गैमेटिक का ही काम करेगी, ठीक है। मेकिंग इट ए गैमेटोफाइट, इसी से गैमेटोफाइट्स का मतलब गैमीट्स का जनरेशन होगा, जहां से होगा उसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट्स, ठीक है, क्योंकि ये n नंबर में है। नेक्स्ट है द मेल सेक्स ऑर्गन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रेडियम। याद रखिएगा, इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? एंथ्रेडियम बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात। देखो, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? मोटाइल स्पर्म। जो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। वाइल द फीमेल ऑर्गन, जबकि इनमें जो फीमेल ऑर्गन होगी उसको हम प्यार से बोलेंगे आर्कीगोनियम। क्या बोलेंगे? आर्कीगोनियम। फीमेल को यहां पे बोलेंगे हम आर्कीगोनियम, और मेल को हम लोग बोलेंगे क्या? एंथ्रेडियम, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्या? अच्छा, आर्कीगोनियम का काम क्या होगा? प्रोड्यूस करना एन एग, जो कि ओवा की तरह होगा, बिल्कुल। फर्टिलाइजेशन अगर इन वाटर, मैंने पहले ही बता दिया था कि रहते तो ये जमीन पे हैं, बट फर्टिलाइजेशन शब्द ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये पोस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मैटिंग हो जाती है, जब दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं, है ना, उसी को तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की जरूरत पड़ती है, तभी तो ये एम्फीबिया ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है जी। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोरोफाइट, और ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद स्पोरोफाइट नाम का एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, और फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? वाटर में। पहले मैं बता दिया कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। विच रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट एंड प्रोड्यूसेस स्पोर्स थ्रू द मियोसिस, ठीक है। जो कि याद रखिएगा, जो कि गैमेटोफाइट क्या है? किसकी स्ट्रक्चर? गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है किसकी? आर्कीगोनियम की, फीमेल ऑर्गन की। फीमेल ऑर्गन ये अटैच्ड रहेगा, अटैच्ड रहने के बावजूद, यानी कि अटैच्ड रहने के साथ साथ ये स्पोर का प्रोडक्शन करेगा। किस चीज का प्रोडक्शन करेगा? स्पोर का। और कैसे प्रोड्यूस करेगा? थ्रू मियोसिस। और मियोसिस क्या प्रोसेस है? याद रखिएगा, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से 4 बनता है। 1 से 4 ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो तो आप समझ लीजिएगा प्रोसेस है अपना मियोसिस। और मियोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे 1 से 4 बनते हैं। और मियोटिक एक टाइप की सेल है, जो याद रखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही पाई जाती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ दूं तो होल बॉडी में जो सेल पाई जाएगी उसको हम कहते हैं माइटोटिक सेल। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट है इसके यूजेस देख लीजिए इनके।
इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक यूज क्या होगा? इकोनॉमिकली एज सच तो इनमें कोई खास यूज तो दिया नहीं है। देखो, ब्रायोफाइट्स हैव लिमिटेड वैल्यू, ज्यादा इनकी लिमिटेड वैल्यूज है, ज्यादा वैल्यूज तो है नहीं। थ्रू सम मॉसेस, अच्छा दो कह रहा कि दो सम मॉसेस, जो कुछ मॉसेस हैं, लेकिन उन मॉसेस का तो काम होता है। अब उन मॉसेस का क्या काम होता है उसको हम हाईलाइट करवाएंगे। उन मॉसेस, अच्छा जो मॉसेस होंगे उनका एग्जांपल जैसे कि स्फैगनम, स्फैगनम का यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड एज अ फ्यूल एंड अ पैकिंग मटेरियल। बिल्कुल, आप लोग अगर कभी आपके एरिया में या फिर कभी कुछ ऐसा कभी गमले वाला आया हो, या फिर मैं कहूं तो आप देखो कभी गमले वाला आता है तो गमलों के बीच में एक येलो कलर की आप देखोगे जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, लगाता है। जी हाँ बिल्कुल, वो मॉस ही है, वो मॉस ही है, मॉस ही नहीं है, वो मॉसेस ही हैं जिनको हम स्पैगनम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इनका इकोलॉजिकल तो यूज तो है, इकोलॉजिकल तो यूज है। इकोलॉजिकली देखते हैं, इकोलॉजिकली दे कैन, अच्छा दे प्ले अ वाइटल रोल, याद रखिएगा इकोलॉजिकली इनका बड़ा वाइटल रोल है किसमें? कोलोनाइजिंग रॉक्स, जबकि मैं पहले ही पैराग्राफ बता दिया था ना, याद करो ये यहाँ पे दे फॉर्म अ बेयर रॉक, ये देखो ये लाइन, ठीक है। इसी को यहाँ पे समझा रहा है कि कोलोनाइजिंग रॉक्स को एज अ मतलब जो हमको आज रूट सिस्टम मिलता है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से, जो कि इन्होंने क्या किया, पत्थर को काफी मिलियन ईयर्स पहले तोड़ना शुरू किया, जिससे आज हमको एक सॉइल का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, डिकम्पोजिंग देम एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। अच्छा बिल्कुल, आप एक चीज नोटिस करना, ऐसा कोई स्लाइंट जगह हो जहां पे कोई भी घास ना हो, ठीक है, तो वहां पे बारिश होने पे ना ऊपर की मिट्टी बह जाती है, तो आपको छोटे 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 पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ज्यादा दिखेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे ना, अगर आप यकीन करो छोटी छोटी घासेस हैं, वो घासेस जो पार्क में होती है, सोचो ना, घासेस की जो रूट सिस्टम होती है ना, वो पकड़ के रखती है उसको, ठीक है, बाय फॉर्मिंग अ डेंस मैट, ये एक तरह की मैट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू, अच्छा ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जिनको हम पूरा तसल्ली से पढ़ेंगे। पहला लीवरवर्थ, सेकंड है अपना मॉसेस, ठीक है, जिसको हम फर्दर अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम इनका 3.2.1 टॉपिक जो होगा हमारा लीवरवर्थ को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं हम लोग लीवरवर्थ। ठीक है, 3.2.1 जो होगा हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से लीवरवर्थ। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, द लीवरवर्थ ग्रोज यूजुअली इन मॉइस्ट, जाहिर सी बात है मॉइस्ट में ही होगा, क्योंकि हम पहले ही कैटेगराइज कर दिए कि जितने भी होंगे सारे मॉइस्ट में और सैडी जगह होंगे। ठीक है, मॉइस्ट जगह, सैडी हैबिटेट में, ये तो पहले की चीजें हैं, इतनी बातें हमको पता है, सच एज बैंक ऑफ, अच्छा अब ना थोड़ा सा इसको डीप एग्जांपल समझा रहा है कि कहाँ पे, जैसे इनको क्या हो जाता है, सच एज अ बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, जहां पे नदियां बहती हो उसके किनारे हो सकता है ये चीज। ठीक है, और क्या है कि मार्शी ग्राउंड जगह हो सकता है, जहां पे दलदला सा हो, मतलब कि पानी लगा हो, ज्यादा ना तो पानी हो ना ज्यादा मिट्टी हो, एक होता है ना जो मतलब जिसमें हम कहते हैं दलदल सा, जिसमें हमारी चप्पल यानी कि हमारे स्लीपर्स फंस जाते हैं, ऐसी जगह हो। या फिर डैम्प सॉइल हो, जहाँ की सॉइल क्या हो, जहाँ पे थोड़ा सा डैम्पिंग चीजें यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उनको हम एज सच नहीं तो मतलब यूजुअली मार्क ही कर दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे होगा, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प ऑफ सॉइल, यहाँ ये पाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे बार्क ऑफ ट्री, ट्री का जो बार्क होता है ना, कभी कभी उस पर आप देखो ग्रीनिश ग्रीनिश स्ट्रक्चर पेड़ों पे लग जाती है, जी हाँ, वो कुछ और नहीं, वो हैं अपने प्यारे लीवरवर्थ सीड। ठीक है जी, एंड डीप इन द वुड्स, अच्छा लकड़ियों के अंदर भी ये जा सकते हैं, बिल्कुल, तो इनको मैं मार्क कर दूं, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप ऑफ द वुड्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्थ की जो प्लांट बॉडी होती है वो थाइलॉइड स्ट्रक्चर की होती है। थाइलॉइड में पहले ही बता दिया, थाइलॉइड मतलब एक मतलब कि थोड़ा बल्जिंग एरिया, मतलब एक बोरे जैसा शैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थैला जैसा। एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा जो आपको प्लीज याद करके रखना है, एग्जाम्पल इसका मार्केंशिया, इसका एग्जाम्पल कौन है, मार्केंशिया। ठीक है जी, मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द थैलस, द थैलस इज डॉर्सोवेंट्रल, याद रखिएगा डॉर्सोवेंट्रल, मैं दो बातें समझाता हूं, इधर देखिए, ये हाथ है, इधर का एरिया कहलाता है वेंट्रल एरिया, ये कहलाएगा डॉर्सल, और ये इसका एरिया जो है वो कहलाएगा वेंट्रल एरिया। ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल है एंड क्लोजली अप्रेंज्ड है टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जहां पे ये होल्ड करता है, होल्ड फर्स्ट में एक स्ट्रक्चर आएगी। ठीक है,
द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज। याद रखिएगा, एक्चुअल लीफ नहीं है, लीफ के जैसी है। लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे एक स्टेम, आप अगर नोटिस कर पाओ ना, यहाँ पे प्रॉपर ना तो रूट बोला गया है ना स्टेम बोला गया, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं आपसे, यहाँ पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगी और लीफ टी मेंबर में देखो टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, लेकिन प्रॉपर ना तो एक्चुअल लीफ होगी, ना तो एक्चुअल रूट होगा, ना तो एक्चुअल सिस्टम यानी कि ये रूट सिस्टम होगा। ठीक है, जैसा कि ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये सारे डायग्राम किसके हैं, ये डायग्राम है लीवरवर्थ के हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। किसकी रिप्रोडक्शन की? हम लोग बात करेंगे लीवरवर्थ के रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में बात करूं मैं तो इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। किसमें? लीवरवर्थ में जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस जो स्ट्रक्चर थी ना, उसी का यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है थैली, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा। याद रखिएगा, इसमें जेमा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, जेमा। ठीक है, और जेमा क्या है? जेमा आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर asexual buds which develops into small receptacles called जेमा कप। याद रखिएगा, जेमा और जेमा कप आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीवरवर्थ। ठीक है, ये इससे कई बार क्वेश्चन आया है। इनमें पहले मैं मार्क कर दूं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, किसकी? थैलस से, और इनमें फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे जेमा का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे चल के यही जेमा जो है, जेमा आर ग्रीन कलर मल्टी सेलुलर होता है, ये एसेक्सुअल बर्ड्स होंगे इसमें, विच डेवलप्स इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमा कप। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बार बार आते हैं। जेमा कप का फॉर्मेशन होगा लोकेटेड ऑन द थैली। द जेमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। यही जेमा क्या करेगा? अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होके नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। अगर आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, खैर ये डायग्राम में लास्ट में समझाऊंगा, लेकिन अगर इस डायग्राम में आप फिर भी देख पा रहे हो तो ये रहा आपका जेमा। देखो छोटे छोटे प्लांट लाइक मतलब प्लांटलेट्स हैं, जो कि देखो इसमें थोड़ा थोड़ा रूट लाइक स्ट्रक्चर, इनको राइजोइड्स बोले हैं। राइजोइड्स में पहले ही बताया था कि ये दे आर नॉट द एक्चुअल रूट, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट है द लास्ट वन, दैट इज मॉसेस। ठीक है, 3.2.2 मॉसेस। मॉसेस क्या है? द मॉसेस लाइफ साइकिल इज डोमिनेटेड बाय द गैमेटोफाइट स्टेज। और गैमेटोफाइट स्टेज किसकी है? आर्किगोनियम की है। बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल तो वैसे भी हमेशा हावी रहती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे भी गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज मोस्ट लाइफ साइकिल इज डोमिनेटेड, इनकी लाइफ साइकिल डोमिनेटेड रहेगी गैमेटोफाइटिक वाली, मतलब कि फीमेल की जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो मैक्सिमम बोलते हैं 75% वही रहेगी। 25% आपको जो भी करना है ये मेल का जो एंथ्रीडियम है वो कर सकता है। ठीक है, विच हैज 2 फेजेस। अच्छा, इसके भी 2 फेजेस हैं, विच हैव 2 फेजेस, लाइक फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनीमा, दैट इज, अच्छा फर्स्ट वन इज द प्रोटोनीमा एंड द लीफ स्टेज। अच्छा, इसी प्रोटोनीमा को हम बोलते हैं प्यार से लीफ स्टेज, मतलब ऐसी लाइफ साइकिल में ऐसा पार्ट, ऐसा फेज जब लीफ लाइक स्टेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनीमा। द प्रोटोनीमा डेवलप्स फ्रॉम अ स्पोर। ये प्रोटोनीमा बनता कहां से है? ये स्पोर से मिलकर बनता है। ठीक है, अपीयरिंग एज अ क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर? क्रीपिंग बोले तो जमीन में रेंग के चलने वाली, ग्रीन मतलब हरा होगा, फिलामेंटस मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, फिलामेंट छोटी सी पाइप की जैसा। ठीक है, और प्रोटोनीमा का यहाँ फॉर्मेशन मैंने पहले बता दिया। अब देखो कह रहा कि द लीफ स्टेज, जो लीफी स्टेज है, ग्रोज फ्रॉम द प्रोटोनीमा एज अपराइट एक्सेस विथ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, जिसको हम लोग बोलेंगे, जो कि एनकरेज करेगा टू द सॉइल बाय राइजोइड्स एंड बेरिंग सेक्स ऑर्गन्स, जिन पे है सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, जो कि राइजोइड से जुड़े होंगे, जो कि एक्चुअल रूट नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। फिर इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, मॉसेस का रिप्रोडक्शन देखते हैं। मॉसेस का रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट हमको पता चलता है कि मॉसेस रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली।
वेजिटेटिवली भी मॉसेस रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अभी तो बताया। ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से बनेंगे जो कि प्रोटोनीमा का होगा। ये प्रोटोनीमा क्या है? ये प्रोटोनीमा मैंने पहले ही बता दिया है, दिस इज अ लीफी स्ट्रक्चर, लीफी फेज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल दे प्रोड्यूस एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनियम जो कि क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? एंथ्रीडिया मैं पहले ही बता दिया था, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। और एंथ्रीडिया क्या है? एंथ्रीडिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। एट द शूट टिप fertilization results in the sporophyte. Fertilization result in the sporophyte consisting of fruit, seta and capsule. बिल्कुल याद रखिएगा, ये तीन चीजें बहुत काम की हैं और बहुत जरूरी है। तीन पार्ट्स में इनका जो स्पोरोफाइट है, इनका जो स्पोरोफाइट होगा वो तीन पार्ट से मिलकर बना होगा। एक होगा फूट, एक होगा सीटा और एक होगा कैप्सूल। यानी कि फूट, सीटा और कैप्सूल के फॉर्मेशन से मिलकर ये बना होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दिस कैप्सूल प्रोड्यूसेस एंड डिसअपीयर्स स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। याद है क्या? मियोसिस यानी हैप्लॉइड कंडीशन में जब 1 से 4 बने। ठीक है। कॉमन मॉसेस इंक्लूड्स, अच्छा अभी कॉमन मॉसेस का एग्जांपल है यहाँ पे। कॉमन मॉसेस इंक्लूड्स फ्यूनेरिया, जस्ट अ सेकंड, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम, जो कि मैंने अभी बता दिया था आपसे। ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक तो खत्म होता है, लेकिन आइए देखते हैं थोड़ा सा इनके डायग्राम पे थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि डायग्राम से तो क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं। और जब भी आप कभी माइनर टेस्ट दोगे या फिर मेजर टेस्ट दोगे, खासतौर पे अगर आप डेडिकेटली कहीं कोचिंग कर रहे हो खासतौर पे, तो वहां पे ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे और हर साल दिखेंगे, हर पेपर में दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बता दिया था, देखो ए और बी क्या है? ए और बी आप यहाँ देख सकते हो, ये लीवर वर्थ का एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है ये आप देख पा रहे हो इसमें? मार्केंशिया है ये कौन है? ये दोनों मार्केंशिया है। ए वाला है फीमेल थैलस और बी वाला है मेल थैलस। क्यों? कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मेल और फीमेल को? बाय द स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीगोनियोफोर। एक बात याद रखना, 4 शब्द उस पे लगेगा जिसपे जो स्ट्रक्चर होगी। आर्कीगोनियोफोर पे आर्कीगोनिया होगी। ये क्या है? ये है आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया जिस स्ट्रक्चर पे होगी उसको बोलेंगे आर्कीगोनियोफोर। इसी तरह एंथ्रीडियोफोर, मतलब इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये स्ट्रक्चर है एंथ्रीडिया, जो कि क्या है? एंथ्रीडिया जो कि क्या है? एक मेल ऑर्गन है। और आर्कीगोनिया क्या है? जो कि फीमेल ऑर्गन है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हो फ्यूनेरिया का एग्जांपल, जो कि एक टाइप का मॉस है और फ्यूनेरिया का ये गैमेटोफाइट है। ये जो स्ट्रक्चर है ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है और ये स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों की स्ट्रक्चर देखो एक में कैसे, यहां से यहां तक जो पार्ट आपको दिख रहा है ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर मतलब जो गैमीट्स बनाए मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन मतलब यहीं पे होगा। और जो स्पोर्स बनाए स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी। देखो मैंने कहा था इनकी बॉडी 3 पार्ट से कंस्टिट्यूट होकर बनेगी। ये देखो ये है कैप्सूल, ये है सीटा और इसको हम लोग बोलते हैं फूट। तो हुई ना फूट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है। ये देखो राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हो, ये एग्जांपल है स्फैगनम का। ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है आज, जो कि हमने देखा ब्रायोफाइट्स। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में विथ नेक्स्ट लेक्चर। एनसीईआरटी का क्रक्स ही लाऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। आपको बस इतना सा करना है, इस वीडियो को अगर आपको जल्दी देखना है तो 1.5x पे देख लीजिए। अगर आपको जैसे भी करना है वीडियो को, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो यकीन मानो आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है। और अगर आप पूरी वीडियो अच्छे से देखे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जिसको जरूरत हो उसी को शेयर करो और चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें। इससे क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार। ठीक है। और नेक्स्ट अपना जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं किंगडम प्लांटी का। हमने एल्गी पढ़ लिया, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया। आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स।
आज का हमारा टॉपिक होगा टेरिडोफाइट्स। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के साथ। सबसे पहले आता है हमारा टेरिडोफाइट्स, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है 3.3 टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब आखिर ये टेरिडोफाइट्स हैं क्या, इनके टाइप्स पहले देखते हैं। याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का क्रक्स है, तो आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप इसको पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है भाई। एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये तब के लिए है जब आप एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम ना हो या मन ना हो, उस टाइम के लिए बेस्ट लेक्चर है। बस 5 से 10 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले हमको मिलता है इनका टाइप्स। इनके टाइप्स क्या होंगे, इनके टाइप्स होंगे देखो कंपेराइजेस। अच्छा, इनके टाइप्स में हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं किसके साथ, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इनके टाइप्स में हॉर्सटेल्स की, जिसको हम इक्विसेटम, एक एग्जांपल इनका एग्जांपल है, याद रखिएगा इक्विसेटम, जो कि किस तरह दिखेगा, हॉर्सटेल जैसा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इनमें फन का, फन एग्जांपल ऑफ ड्रायोपिटेरिस और टेरिस और एडमेंटियम, सॉरी एडमेंटियम बोल रहा हूं मैं, एडेंटियम। ठीक है, एडियंटम, सॉरी एडियंटम। नेक्स्ट है, अच्छा ये सारी बातें एडमेंटियम से याद आया, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, थोड़ा सा साइंस फिक्शनल है, हमने कुछ अलग ट्राई किया था, तो प्लीज उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनके यूजेस देखते हैं फटाफट। इनके यूजेस कहाँ कहाँ काम आते हैं। सबसे पहला मेडिसिनल यूज इनका क्या है, मेडिसिनल इनका यूज क्या है, वेरियस स्पीसीज हैव, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, इनकी जो सारी इनकी कई जो वेराइटीज हैं वो मतलब कि मेडिसिनल यूज में आ सकती हैं, जो कि कई मेडिसिन के यूज में भी आती है। ठीक है, तो इनमें हम आज देखेंगे इनके कुछ मेडिसिनल यूजेस में, जैसे कि आगे मैं बोलता हूं, ये अपना जो हम लोग थेरेपीज करवाते हैं, यानी कि कुछ लोग मान लो कभी भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई साइकिक प्रॉब्लम हो गया, या फिर मैं कहूँ थोड़ा सा जो एंजाइटीज होती हैं, डिप्रेशन होता है, उनमें क्या होता है, थेरेपी होती है, तो इनको हम थेरेपेटिक की यूज भी ला सकते हैं, मतलब थेरेपी की तरह भी यूज करा सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम देखो, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में कह रहा हूँ कि इनका मेडिसिनल यूज में क्या होगा, वेरियस स्पीसीज हैव थेरेपेटिक एप्लीकेशन, मतलब इनको थेरेपी में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना एज ए इनका काम आता है एज अ सॉइल बाइंडर, मतलब ये मिट्टी को रोक के रखते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये स्लाइंट जो इंक्लाइन प्लेन होता है, वहां पे बारिश के कारण पानी ऊपर की जो मिट्टी होती है सॉइल, वो बह न जाए, उनको रोकने का काम, तो एज अ वर्क एज अ सॉइल बाइंडर भी ये अपना काम करते हैं, मिट्टी को बाइंड करने का भी, जो कि क्या है देखो, एड इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जिससे क्या है कि मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल क्या हो सकता है, वाइडली कल्टीवेटेड फॉर एस्थेटिक पर्पस, बिल्कुल घरों में सजावट के लिए यूज हो गया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये कुछ प्लांट्स, ये देखिए आप, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये जो प्लांट है इस स्लाइड में, ये सारे कुछ एस्थेटिक पर्पस से, मतलब घर में सजावट के पर्पस से भी यूज कर सकते हैं हम, ताकि डेकोरेटिव पर्पस, ताकि अच्छा लगे, देखने में काफी हद तक अच्छा लगे एस्थेटिक वे। तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं कि ऑर्नामेंटल के रूप में कैसा ये एस्थेटिक दिखने के लिए हम यूज इसको करते हैं, या फिर इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात आती है हमारी आगे। आगे हम देखते हैं इनका आखिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, आखिर ये इवॉल्व कहां से और कैसे हुए। देखिए, अगर बात करते हैं हम इवोल्यूशन की, अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, दे आर दी फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स। अच्छा जी, वेस्क्यूलर, यहाँ पे जब वेस्क्यूलर सिस्टम की बात हो रही, मतलब मैं कह दूं क्या कि यहाँ पे प्रॉपर पानी और मिनरल्स, मतलब कि वाटर बोले तो H2O एंड मिनरल्स प्लस फूड के फॉर्म में जो होगा, यहाँ पे इन तीनों को कैरी करने के लिए एक प्रॉपर चैनल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एज अ पंप सिस्टम। क्या, अरे वेस्कुलर प्लांट यानी कि जिसमें पंप सिस्टम प्रोवाइड हो, इसी पंप सिस्टम को तो हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। ये देखिए आपका ये रहा जाइलम एंड फ्लोएम, और मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। जाइलम काम क्या करेगा, जाइलम काम करेगा आपका वाटर कंडक्ट करवाने में। जाइलम क्या वर्क करता है, फॉर वाटर कंडक्शन, फॉर वाटर कंडक्शन।
ठीक है। और फ्लोएम क्या काम करेगा? फ्लोएम अपना काम करेगा फूड ट्रांसफर करवाने का, फूड ट्रांसफर। ठीक है जी। चलिए तो इसको हाईलाइट करते हैं कि दे आर नोन एज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है। साथ ही साथ वेस्कुलर प्लांट क्या, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाई है। वेस्कुलर टिश्यू भी कैसी? जाइलम और फ्लोएम नाम की। अगर आपको याद हो तो ये हायर प्लांट्स में ये प्रॉपर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एज वेल एज न्यूट्रिशन। अभी मैंने बता दिया जाइलम क्या करेगा, आपका वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। साथ ही साथ आपका जो फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू होगा वो आपके फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है। जो कि अच्छा, इनके बारे में हम प्रॉपर देखेंगे कि 6th चैप्टर में, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर 6 में इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुई है। नेक्स्ट आ जाइए इनके हैबिटेट्स पे। आखिर ये पाए कहाँ जाएंगे? हैबिटेट्स इनका देख लेते हैं फटाफट। हैबिटेट्स इनका क्या है? दे प्रीफर कूल प्लेस, ठंडी जगह पे, डैम्प जहां पे काफी कुछ गजा हो, ठीक है, एंड शेडी प्लेस जहां पे मतलब किसी चीज की छांव हो। इन्वायरमेंट में ये ऐसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। कौन कौन सी? कूल, डैम्प, शेडी इन्वायरमेंट में ये पाए जाएंगे। ठीक है। सम अडेप्ट टू सैंडी सॉइल्स। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे अडेप्टेशन भी दिखाते हैं जो कि सैंडी सॉइल में भी दिखते हैं, मतलब कि रेतीली मिट्टियों में भी जो पाए जाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल की मैं बात करूं तो इनकी लाइफ साइकिल देखते हैं। देखो, इनकी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या चीज है? देखो, डोमिनेंट फेज इनकी लाइफ साइकिल में क्या होगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स क्या होंगे? इनकी लाइफ साइकिल के डोमिनेंट फेज होगा क्या? स्पोरोफाइट। मतलब ज्यादातर आपको इनकी लाइफ साइकिल में क्या मिलेगा? स्पोरोफाइट मिलेगा। सही है। इस स्पोरोफाइट के बारे में अगर देखिए, आगे कह रहा है कि द मेन प्लांट बॉडी। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोला गया? अरे स्पोरोफाइट अगर इनकी बॉडी में क्या है? डोमिनेंट फेज है, ज्यादातर वही मिलेगा। तो जो ज्यादा मिलेगा वही तो मेन प्लांट बॉडी बनाएगा, वही तो मेन प्लांट बॉडी बनाएगा भाई, जाहिर सी बात है। विच इंक्लूड्स, अच्छा इन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अगर आप लोग जरा भी ध्यान दे पाओ तो ये पहली जगह है, ये पहली जगह है जहां पे हमको ट्रू रूट्स मिल रहा है, जहां पे हमको ट्रू रूट्स मिल रहा है। साथ ही साथ स्टेम और लीफ। अगर आप प्रीवियस सेक्शन बात करो, मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं, प्रीवियस लेक्चर की, जो कि हमारा ब्रायोफाइट्स था। ब्रायोफाइट्स की मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट्स में हमारा डोमिनेंट चीज क्या था? ब्रायोफाइट्स में हमारे पास डोमिनेंट क्या था? ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट था वहां पे, अच्छा डोमिनेंट तो खैर छोड़ो, वहां पे हम कहते थे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स। यहां पे हमने लाइक नहीं बोला, यहां पे हमने बोला रूट ही है, मतलब इट मींस ट्रू रूट का फॉर्मेशन यहां पे मिल गया हमें। नेक्स्ट हमारा लीफ के इनके टाइप्स देख लीजिए। लीफ के टाइप्स कौन कौन से हैं? पहली चीज तो इनमें माइक्रोफाइल्स पाई है कि माइक्रो मतलब छोटा होता है जी, माइक्रो मतलब छोटा, इसलिए देखो स्मॉल लीफ, एज इन सिलेजिनीला। याद आया क्या? जैसे सिलेजिनीला में था छोटी पत्तियां, उसी तरह ये लिटिल बिट आपका कुछ ऐसा दिखेगी, लिटिल बिट ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोफाइल्स तो आपने देख लिया, जो छोटा होगा, किसका एग्जांपल यहां पे दिया? सिलिजिनीला जैसे। ठीक, नेक्स्ट है माइक्रोफाइल्स। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब जब छोटा होता है तो जाहिर सी बात है मैक्रो मतलब बड़ा। मैक्रो है तो मतलब लार्ज लीफ है, मतलब लीव्स कैसी हैं? बड़ी है। एज इन फंस, यहां पे एग्जांपल किसका दे रहा है? बड़ी लीफ किसमें होगी? फंस में। फंस आर द एग्जांपल ऑफ मैक्रोफाइल्स एंड सिलिजिनीला इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोफाइल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर कैसी होगी इनकी? स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सबसे पहले स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर में इनमें क्या मिलता है? स्पोरेंजिया मिलेगा, जस्ट अ मिनट, स्पोरेंजिया मिलेगा और स्पोरोफाइल्स मिलेगा। अब स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया वो है जो स्पोर प्रोड्यूसिंग हो, ऐसी स्ट्रक्चर जो स्पोर को बनाती हो उसे हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजिया। आसान भाषा में लिख दूं, स्पोर प्रोड्यूसिंग। जो स्पोर प्रोड्यूस करे। स्पोरोफाइल्स क्या है जी? स्पोरोफाइल्स क्या है?
लीफ लाइक अपेंडेजेस, अपेंडेज मतलब जहां पे दरार हो, ठीक है, लीफ लाइक अपेंडेजेस दैट मे फॉर्म स्ट्रोबिल्स। स्ट्रोबिल क्या है? एक तरह का कोनिकल शेप है, कौन जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं स्ट्रोबिल्स को, स्ट्रोबिल्स यानी कि कौन, लीफ लाइक अपेंडेजेस, याद रखना पत्ती जैसी, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम इनके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में इनका सबसे पहला आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन का कैसा होगा? प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन, इसमें स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा, एक से। मियोसिस कैसा प्रोसेस है भैया? मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम एक से चार बनावें, जिसमें हम एक से चार बनाएं, वो अपना मियोसिस, ठीक है जी। इनका गैमेटोफाइट्स कैसा होगा? स्मॉल होगा, मल्टी सेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोथैलस बोलेंगे, ठीक है जी। कैसा होगा? छोटा होगा गैमेटोफाइट, मल्टी सेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, जिसको हम लोग क्या प्यार से बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रोथैलस, प्रोथैलस, थैलस के पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर, डैम्प कंडीशन, जो कि हम सबसे पहले ही बता दिए थे। अब इनका सेक्स ऑर्गन कैसा होगा वो देख लेते हैं। अगर मैं सेक्स ऑर्गन में बात करूं, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया बोलते ही आपके दिमाग में चमक गया होगा, एंथ्रीडिया क्या है? एंथ्रीडिया है मेल सेक्स ऑर्गन। कैसा है? देखो, प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, एंथ्रीडिया क्या पैदा करेगा? मेल गैमेट्स को। मेल गैमेट्स को क्या बोला जाता है? एंथेरोजॉइड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया है फीमेल ऑर्गन। तो आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया है प्रोड्यूसेस एग। क्यों भैया? क्योंकि ये फीमेल ऑर्गन है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया कैसी है? क्या है? फीमेल ऑर्गन, ठीक है जी। आर्किगोनिया है फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन, आखिर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन कैसा और कहां होगा? फर्टिलाइजेशन हमको दिखता है इनमें, वाटर नीडेड टू ट्रांसफर एंथ्रोजॉइड टू आर्किगोनिया फॉर्मिंग जाइगोट, ठीक है जी। देखो ना, यहां पे भी पानी की रिक्वायरमेंट पड़ गई क्या? एंथ्रोजॉइड से आर्किगोनिया जाता है क्या? गैमीट्स। एंथ्रोजॉइड क्या है? मेल गैमीट, आर्किगोनिया है फीमेल गैमीट। जब दोनों मिलेंगे तो जाइगोट इनकी पहली स्ट्रक्चर बनती है, जो क्या है? जाइगोट को हम लोग क्या कह सकते हैं प्यार से? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है जी। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट इनका होगा कैसा? जाइगोट ग्रोज इनटू मल्टीसेलुलर एंड वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स, द डोमिनेंट फेज। अच्छा देखो जी, कह रहा है कि इनका जो जाइगोट होगा वो ग्रो होगा किसमें? मल्टी सेलुलरिटी कंडीशन में। मल्टी सेलुलर होगा, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स उसमें अच्छे से दिखेंगे आपको, और डोमिनेंट क्या होगा? जो कि क्या होगा? स्पोरोफाइट क्या होगा इसमें? डोमिनेंट फेज। अरे पहले ही बता चुकी ना, इनमें स्पोरोफाइट्स एक डोमिनेंट फेज होता है, तभी तो वो क्या एक मेन बॉडी इनका बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्स के इनके टाइप देख लेते हैं। होमोस्पोरस, होमो मतलब इक्वल, होमो मतलब इक्वल, होमो मतलब इक्वल बोलो, या फिर मैं बोलूं सेम 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 सेम, ठीक है जी। प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल, ये देखो ना, सेम 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 की बात किया तो आइडेंटिकल आ गया। आइडेंटिकल स्पोर जब बनाएगा तो बोला जाएगा उसको होमोस्पोरस, ठीक है जी। अब अगर ये अलग अलग बनाएगा, अलग अलग अगर बनाएगा तो उसे बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। अलग अलग अगर बनाएगा तो उसको प्यार से क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरस। देखो ना, प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, जो अलग अलग दो तरीके के होंगे। कौन कौन से? एक होगा अपना मैक्रोस्पोर्स, एक होगा माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सिलेजिनीला और साल्विया की, जो कि एग्जाम्पल है, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोस्पोरस प्लांट्स वेयर मैक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट्स। बिल्कुल, देखिएगा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की? सिलेजिनीला और साल्विया की, जो कि एग्जाम्पल किसका है? हेट्रोस्पोरस का। हेट्रो मतलब अलग अलग गैमेट जब बनाए, ठीक है। और उसमें वो जो अलग अलग गैमेट बनेंगे दो टाइप के, कौन कौन से बनेंगे? मैक्रो, ये अभी तो मैंने बताया कैसे बनेंगे अलग अलग, कौन कौन से? मैक्रोस्पोरस और माइक्रोस्पोरस। ये जो आपका मैक्रोस्पोरस होगा ना, जो मैक्रोस्पोरस होगा,
ये जो मैक्रोस्पोरस है ये आगे चल के डेवलप हो जाएगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा, आगे चल के ये क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन वहीं पे जो आपका माइक्रोस्पोरस है, मैक्रो वाला बनाएगा फीमेल, जो बड़ा होगा मैक्रो वाला बनाएगा फीमेल, और जो बेचारा छोटा होगा माइक्रो वाला वो आगे चल के आपका बनाएगा मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट विद इन देम इज अ स्टेप टुवर्ड्स सीड इवोल्यूशन। बिल्कुल कह रहा है कि भैया ये जो आगे फर्टिलाइजेशन हुआ ना, जो फीमेल गैमेटोफाइट है आपकी वो ना रिटेन्ड पड़ा रहेगा, कहां पड़ा रहेगा, पेरेंट के स्पोरोफाइट पे पड़ा रहेगा, और आगे चल के जो एम्ब्रियो का इसमें डेवलपमेंट होगा ना विद इन देम, अच्छा इसी के अंदर ही, विद इन देम इज अ स्टेप टुवर्ड्स सीड इवोल्यूशन। अच्छा उसी के अंदर ही डेवलप होगा और यही रिस्पॉन्सिबल होगा सीड के इवोल्यूशन में। मतलब मैं बात करूं किस चीज की, मतलब मैं बात करूं क्या चीज, सीड के फॉर्मेशन की। जस्ट अ सेकेंड, सीड का फॉर्मेशन, ठीक है जी, सीड का फॉर्मेशन, सीड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग को करते हैं वही, इनके क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशंस की जब मैं बात करता हूं तो इनके क्लासिफिकेशंस में क्या क्या आते हैं, साइलोप्सिडा आएगा, साइलोप्सिडा आएगा, लाइकोपोडियम आएगा, स्पेनोप्सिडा आएगा, सॉरी टेरिडोप्सिडा आएगा। ठीक है जी। उसमें से सबसे पहला है साइलोप्सिडा में क्या आता है, इंक्लूड्स साइलोटम। साइलोप्सिडा में क्या होगा, साइलोटम होगा, साइलोप्सिडा में क्या होगा, साइलोटम। ठीक है, और लाइकोप्सिडा में क्या होगा, सिलेजिनीला होगा एंड लाइकोपोडियम होगा, और स्फेनोप्सिडा में क्या होगा, इक्विसेटम होगा, टेरिडोप्सिडा में क्या होगा, ड्रायोपिटेरिस होगा, टेरिस होगा, और एडियंटम, एडियंटम जिसको मैंने पहले एडिमेंटम बोल दिया था। ठीक है, चलो तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं जानबूझ के समझना। साइलोप्सिडा का क्या होगा, साइलोटम होगा, लाइकोपोडियम का क्या होगा, सिलेजिनीला होगा, और लाइकोपोडियम होगा, सॉरी लाइकोप्सिडा का क्या होगा, सिलेजिनीला और लाइकोपोडियम। स्पेनोप्सिडा का क्या होगा, स्पेनोप्सिडा में होगा इक्विसिटम। ठीक है, और टेरिडोप्सिडा का क्या होगा, ड्रायोपिटेरिस, टेरिस और एडियंटम। सही है जी। आइए इनके डायग्राम देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं इनके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला डायग्राम आपका जो दिख रहा है आपको सिलेजिनीला का है। सबसे पहला डायग्राम ये क्या है, ये आपका डायग्राम किस चीज का है, सिलेजिनीला का। डायग्राम किस चीज का है, सिलेजिनीला का। सिलेजिनीला। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है, नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम है इस चीज का, ये डायग्राम है हमारा इक्विसेटम का, इक्विस्टम का, इक्विसेटम। ठीक है जी। और ये जो हमारा डायग्राम दे रखा है सी वाला, ये डायग्राम हमारा क्या है, ये डायग्राम होगा हमारा फन का। किस चीज का, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा ये डायग्राम दिया है जो, ये हमारा साल्विया। मैं क्यों ये डायग्राम दिया हूं, ये डायग्राम एनसीईआरटी के हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस। ठीक है, जैसा कि स्टार्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना, जैसे ही मैं इसमें लिखता हूं अपनी पीडीएफ में, सबसे पहली लाइन क्या है, सबसे पहली लाइन है द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ जिम्नोस्पर्म। इट मींस द जिम्नोस्पर्म हैव सम फैसिनेटिंग वैल्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो हमें सबसे स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि जिम्नोस्पर्म्स आर फैसिनेटिंग group of plants that have captured the attention of botanist. Just a minute, मुझे चलिए, जैसे ही हम स्टार्टिंग में सबसे पहला पैराग्राफ जैसे मैं स्टार्ट करता हूं तो हमको सबसे पहली ही लाइन हमें दिखती है कि जिम्नोस्पर्म्स आर ए वेरी फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ द प्लांट दैट हैव बीन कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ बॉटनिस्ट। जो बॉटनिस्ट है, आखिर ये बॉटनिस्ट कौन है,
जो प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी स्टडी करने के बाद जो बनते हैं वो कहलाते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। एंड नेचर एंथुसियास्टिक अलाइक, बिल्कुल, मतलब एक तरह से नेचर में ये बहुत खूबसूरती या फिर मैं कहूं कि ये थोड़ा सा फैसिनेट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं लोगों को और बॉटनिस्ट को भी। दीज यूनिक ऑर्गेनिजम्स, ये जो इनके अंदर ये जो यूनिकनेस है, दीज यूनिक ऑर्गेनिजम्स हुज नेम लिटरली मीन्स नेकेड सीड। आज से याद रखिएगा, ये जो आप नाम देख रहे हो ना, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसका खुद का मतलब ये है कि ये नेकेड सीड, जिसमें सीड कैसा हो, नंगा हो, बिल्कुल। नेकेड सीड पोजेस अ रिमार्केबल एरे, कह रहा है कि इसमें जो नेकेड सीड है ना, यही इसकी एक तरह से मैं कह सकता हूं इसकी ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी मैं इसे कह सकता हूं। तो मैं यहां पे मार्क करना चाहूंगा नेकेड सीड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एडाप्टेशन दैट अलाउज देम टू थ्राइव इन डाइवर्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द टॉरिंग द रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया टू द रजेस ऑफ टीगा ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड। कहने का मतलब है आगे चलेंगे हम तो एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इनका जो रेडवुड जो है किस कहाँ का, कैलिफोर्निया का जो रेडवुड प्लांट है वो, और टीगा प्लांट जो है कहाँ पे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। ये भी एक तरह के एग्जाम्पल है किनके, जिम्नोस्पर्म के, जो कि एक तरह के बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं, मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, बिल्कुल। नेक्स्ट जैसे में आगे बढ़ते हैं, जस्ट मिनट, ये ब्लैक स्लाइड है तो इसमें थोड़ा सा मुझे आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, जस्ट मिनट, मुझे वो एक लेना पड़ेगा। चलिए अभी ठीक आएगा, हाँ ठीक है। देखो तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया, मैंने बताया कि ये जो रेडवुड्स है कहाँ पे, रेडवुड कहाँ पे, कैलिफोर्निया का, ठीक है जी। ये तो पूरा अवॉइड कर दे रहा। चलिए आज हम हाईलाइट नहीं, आज हम पेन से ही देखेंगे, ठीक है ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं डिफाइनिंग, अच्छा डेफिनेशन या फिर मैं कहूँ कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैंने पीपीटी बनाई है तो एआई के थ्रू बनाई है, तो लिटिल बिट उसका थोड़ा सा टेक्सचर ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम जिम्नोस्पर्म को, डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज तो इनका मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा कि ये नंगे यानी कि नेकेड सीड होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ये नेकेड सीडिंग होंगे, ठीक है जी। देखो क्रैकिंग नेकेड सीड, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इज दैट देयर ओव्यूल, याद रखिएगा ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनाता है, और जो आपकी ओवरी होती है वो आगे चल के फ्रूट बनाता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मैं ठीक है, कह रहा है कि इनमें इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिम्नोस्पर्म्स का, इज दैट देयर ओव्यूल एंड द सीड दैट डेवलप्स फ्रॉम देम। इनडायरेक्टली यहाँ पे कह दिया है कि ओव्यूल से ही सीड बनता है, तो इस बात को आप याद ध्यान रखिएगा, ओव्यूल से ही आगे चल के हम देखेंगे हमारे पास सीड का फॉर्मेशन होता दिखता है। आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी, ठीक है, इनमें ओवरी के अंदर सीड नहीं होते, सीड बाहर होगा ओवरी अंदर होगी। इट मींस इन दिस ये फ्रूट्स तो भाई ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाएंगे, इनमें ओवरी जो है उसके ऊपर कवर्ड सीड होता है, ठीक है। इंस्टेड द सीड रिमेन्स एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इनमें सीड्स हमेशा एक्सपोज्ड मतलब दिखते रहते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजेशन के पहले हो चाहे वो फर्टिलाइजेशन के बाद हो, ठीक है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी में कह रहा है कि डाइवर्स हैबिटेट, इनका डाइवर्स हैबिटेट कैसे देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ मीडियम साइज्ड टू टोइंग ट्रीज एंड shrubs such as iconic sequoia, इसको कुछ लोग सिक्वोया बोलते हैं, कुछ लोग स्क्वोया बोलते हैं। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ऑन द अर्थ, कहने का मतलब इनमें डाइवर्सिटी इतनी गजब की है कि इनमें सबसे छोटे प्लांट जो कि टावरिंग ट्रीज भी बोला जाता है, वहां से लेके इनमें आइकॉनिक सिक्वोया होता है जो कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे लंबे पेड़ होते हैं, पेड़ों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट इनकी स्पेशलाइज्ड बात करूं तो नेक्स्ट चीजें हैं कि नेक्स्ट चीज क्या है कि स्पेशलाइज्ड एडाप्टेशन, इनकी जो एडाप्टेशन होगी ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड होगा। किस मायने में, जिम्नोस्पर्म्स हैव इवॉल्व अ रेंज ऑफ एडाप्टेशन इंक्लूडिंग अ टैप रूट, याद रखिएगा ये टैप रूट इवॉल्व करे थे, ठीक है। माइकोराइजल एसोसिएशन, याद हो आप सभी को माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको ना याद आ रहा हो तो, एल्गी जो था, एल्गी क्या था, एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था फंजाई और फंजाई
के बीच में था और ये लाइकेन के बीच में, ठीक है। तो दोनों क्या करते थे, मैंने बताया था एक तरह का कि मतलब ये क्या है, एक देगा, एक फोटोसिंथेटिक है तो दूसरा फंजाई नेचर का है, एक रहने की जगह देगा, शेल्टर देगा, तो एक फूड बनाएगा, ठीक है। एंड निडल लाइक लीव्स, अच्छा इसमें नुकीली पत्तियां होंगी, नुकीली पत्तियां होंगी ताकि इन्हें एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो सके। टू थ्राइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एंड विथ स्टैंड ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कहने का मतलब है कि इनमें आपको क्या क्या चीजें दिख जाएंगी, इनमें आपको दिखेगी एडाप्टेशन गजब की, यहीं पे आपको टैप रूट्स इनमें दिख जाएगा, माइकोराइजल एसोसिएशन जो कि अभी मैंने बताया सिम्बायोटिक, निडल लाइक लीफ होगी मतलब कि कोनीफेरस होगी, मतलब नुकीली पत्तियां होंगी जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर वेरिंग कर सकते हैं, ज्यादा और कम दोनों को झेल सकते हैं, ह्यूमिडिटी एज वेल एज विंड यानी कि हवा का प्रभाव भी झेल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के बारे में हम जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहली कंडीशन मिलता है हेट्रोस्पोरस। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोस्पोरस कंडीशन? मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर आप जाके देखोगे पिछले लेक्चर में तो मैंने वहां बता रखा है हेट्रो मीन्स अलग अलग, स्पोरस मतलब स्पोर्स जिसमें अलग अलग स्पोर्स हो, उसी को तो हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। जैसे जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, पहली लाइन में याद रख लीजिए गास से, इट मीन्स मीनिंग दे प्रोड्यूसेस टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्पोर, दोनों स्पोर्स अलग अलग होंगे जिसकी वजह से हमने इनको क्या बोला, जिसकी वजह से हेट्रोस्पोरस, ठीक है। जैसे क्या क्या होगा, एक होगा माइक्रोस्पोरस, याद है क्या, जो छोटा था वो मेल था, जो बड़ी थी वो फीमेल थी, है ना जी। देखो तो जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो होंगे मेल, और जो मेगा स्पोर्स होंगे मतलब जो बड़ी होंगी वो होंगी फीमेल, ठीक है जी। चल नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट एडेप्टेबिलिटी क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या है, कोन फॉर्मेशन। किस चीज का, कोन फॉर्मेशन, इनमें आपको कोन फॉर्मेशन भी दिखेगा। अगर मैं बात करूं कोन फॉर्मेशन में तो देखो दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर अरेंज्ड on specialized structure called sporophytes which are organized into male and female cones, और स्ट्रोबली बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रॉबली, स्ट्रॉबली, ठीक है। जो इनमें मेल और फीमेल कोन्स बनते हैं इसको हम स्ट्रॉबली भी कहते हैं। और ये स्पोरेंजिया क्या है, जो स्पोर को बियर करे, अपने पे रखे, अपने पास रखे स्पोर्स को, उसको बोलेंगे स्पोरेंजिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा माइक्रोस्पोर होगा वो जो डेवलप होगा आगे चल के वो हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, मतलब उसमें पोलन ग्रेन्स बहुत रिड्यूस्ड होंगे। देखो कैसे, व्हाइल द मेगास्पोर जो कि फीमेल है, मेगा जो है फीमेल बनाएगी, माइक्रो जो है मेल बनाएगा, ठीक है। फ्रॉम सम मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट विद इन द मेगास्पोरेंजिया, मतलब फीमेल तो ढेर सारी बनेगी बट मेल यानी पोलन ग्रेन बहुत थोड़े से बनेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन एज वेल एज फर्टिलाइजेशन की। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हमारा होगा अगला टॉपिक। पॉलिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पॉलिनेशन की हम जब बात करते हैं तुम्हारे पास सबसे पहला आता है पोलन ट्रांसपोर्ट। आखिर ये पोलन का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, किसके किसके थ्रू होगा वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हम देखते हैं पोलन ट्रांसपोर्ट में जो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मेल कोन, ऐसा, अच्छा इसी कोन को हम स्ट्रॉबली बोले, स्ट्रॉबली या स्ट्रॉबिलस कुछ भी बोल लो, अभी हम इसके पिछले बार में देखे है ना, पिछले पेज में। मेल कोन जो रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, पोलन ग्रेन्स को जो रिलीज करेगा, आर कैरीड बाय विंड करंट, या तो वो पोलन ग्रेन्स हवा के सहारे उड़ के कहाँ आएंगे, कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स ऑन द फीमेल कोन, हवा से उड़ के एक पोलन ग्रेन जो है मेल का, क्या है मेल तो एक तरह का मेल गैमीट है पोलन ग्रेन, मेल से हवा के थ्रू उड़ के फीमेल के कांटेक्ट में आ जाना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, पोलन ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। अगर यही
एयर के साथ हुआ तो हम इसे बोलेंगे एरोपोलिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें नेक्स्ट है पोलन ट्यूब ग्रोथ। अब जब पोलन ग्रेन मिल जाएगा, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन का मिलना ही बड़ी बात नहीं है, पोलन ग्रेन सेम स्पीसी का भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सेम स्पीसी का नहीं होगा तो पोलन ट्यूब थोड़ी सी बनेगी फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस जो रिप्रोडक्शन है, ट्रू रिप्रोडक्शन इज स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक, मतलब स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक मतलब कि स्पीसी ओरिएंटेड होगा, सेम स्पीसी का ही होगा, डिफरेंट स्पीसी के साथ नहीं हो सकता। अगर आप जबरदस्ती भी करोगे तो फर्टिल उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, जैसा कि हम सबसे बेस्ट म्यूल कंडीशन में देख सकते हैं, जिसमें हम फीमेल हॉर्स को मेल डंकी से क्रॉस करवाते हैं तो बनता म्यूल है, जो कि बनता तो है, जिंदा तो है, लेकिन वो बेचारा फर्टाइल नहीं है। ठीक है। पोलन ट्यूब ग्रोथ में क्या है, द पोलन ट्यूब देन ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया को हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं आर्किगोनिया, और मेल को बोलते हैं एंथ्रोजाइट। ठीक है। देखो, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट डिलीवरिंग द मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब ये पोलन ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन्स जाएगा कहाँ पे? फीमेल गैमेटोफाइट में, जहां पे पोलन ग्रेन्स के थ्रू यानी कि मेल गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन में, हमारा लास्ट है सीड का डेवलपमेंट होना। सीड कैसे बनेगा, आइए वो देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल मैच्योर्स इनटू अ नेकेड सीड दैट इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी। यही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिम्नोस्पर्म की भैया इनमें सीड ना नंगे होंगे, नॉट इनक्लोज्ड। बार बार ये हाईलाइट करवा रहा हूं कि ये इनके सीड्स इनक्लोज्ड मतलब किसी चीज से बंधे नहीं होंगे। ठीक है। चल, आई होप अभी तक बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, हम डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा जिम्नोस्पर्म की डाइवर्सिटी के बारे में। आइए देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म की डाइवर्सिटी कैसी है। डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है। जिनको ये थोड़ा सा लेक्चर स्लो लग रहा हो, प्लीज वो 1.25 पे देख लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा उनको। डाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो इसमें हमें क्या क्या मिलेंगे? इसमें हमें कोनिफर्स मिलेंगे, और साइकट्स बोलते हैं इसको, या फिर कहीं कहीं इसको सिकाट्स भी बोलते हैं, साइकट्स बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, आप कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं इसको। ठीक है। और गिंगो, किसी को कुछ लोग गिंगो बोलते हैं, कुछ लोग गिंको बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं गिंगोज बोलते हैं, गिंगो बाइलोबा इसका एग्जांपल आएगा आगे चल के, है ना। ठीक है। ब्रो, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले कोनिफेरस की। कोनिफेरस सच एज पाइन्स, कोनिफेरस मतलब कोन जैसी नुकीली पत्तियां जिसमें हो, सच एज पाइन्स, फायर्स एंड सिड्रस are the most well known diverse group of gymnosperm characterized by their needle like or scaly like leaves or woody cones। ये कोनिफेरस नाम से ही कोन को बता रहा है, तो इनकी पत्तियां भी बिल्कुल कोनी नुकीली ऐसी होंगी, पॉइंट शेप्ड। इनका एग्जांपल क्या क्या होगा याद रखिएगा, पाइन्स, फायर्स एंड सिड्रस आर वेल नोन कॉनिफेरस एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट है सिड्रस, देख लीजिए, इसको साइडस भी बोलते हैं, सिड्रस भी कुछ लोग बोलते हैं, अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है। ठीक है। साइडस जो होंगे आर एन एंशिएंट ग्रुप ऑफ, पुराने जमाने के, ये पुराने किसके? जिम्नोस्पर्म के पुराने ग्रुप्स हैं। दैट रिजेंबल्स विद द प्लांट पाम। पाम एक प्लांट है जिससे रिजेंबल करते हैं, प्लांट पाम का ये जो पेड़ होता है। ठीक है। विद देयर डिस्टिंक्टिव पिन्नेट लीफ। पिन्नेट लीफ मतलब यार एक एक लीफ अलग अलग सी हो। ठीक है। कंपाउंड लीफ कह सकते हैं पिन्नेट सी। ठीक है। एंड स्पेशलाइज्ड कोरियोलाइड रूट, इसमें कोरियोलाइड रूट स्पेशलाइजेशन होगा, ये थोड़ा सा हाईलाइट करना। ठीक है। दैट हर्बर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल। अब इनकी रूट अगर कोरियोलाइड होंगी तो इसके अंदर क्या होंगे? साइनोबैक्टीरिया होंगे। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करेंगे, और ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करेंगे तो इन्हीं का मैं एक आपको बोनस एग्जांपल दे देता हूं, नाइट्रोबैक्टर भी करता है। ठीक है। नाइट्रोबैक्टर, बेंजरनिकिया भी है, नाविना भी है, मैंने और आगे पढ़ा भी दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके फॉर्म में गिंगोस। द गिंगो ट्रीज ऑफन रिफर टू एज अ लिविंग फॉसल, इनको हम लोग जिंदा फॉसल कहते हैं। ठीक है। इज द सोल सर्वाइविंग मेंबर ऑफ गिंगो बाइलोबा, जैसे गिंगो बाइलोबा जो बोलते हैं।
गिंगलोस ऑर्डर known as its unique fan-shaped leaf and ancient evolutionary linkage। हम लोग इसको एक लिंकेज भी मानते हैं जिम्नो और एनजीओ के बीच में, कि एक तरह का ये लिंकेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसके कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कार्बन सीक्वेंसर। चलो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखता हूँ, ये लोग शायद माइट भी अच्छा लिखे। ठीक है, हाँ देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अच्छा, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक, सिक्वेस्ट्रेशन कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स पर्टिकुलरली द टॉबिंग कॉनिफर्स प्लेज एन वाइटल रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। ये एक तरह के ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में कार्बन साइकिल को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब बात करते हैं हम टर्म sequestering vast amount of atmospheric carbon, sequestering vast amount of atmospheric carbon dioxide and storing it in the woody biomass। ये कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करते हैं, उनको एक बायोमास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन इक्वेस्ट्रेशन, आप जो भी रीड कर सकिए। नेक्स्ट है हैबिटेट प्रोविजंस। क्या है इनके हैबिटेट, कैसे, मतलब हैबिटेट प्रोविजंस में क्या क्या हो सकते हैं? जिम्नोस्पर्म्स फॉरेस्ट प्रोवाइड्स, अच्छा, जिम्नोस्पर्म फॉरेस्ट प्रोवाइड्स एसेंशियल हैबिटेट्स फॉर वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स स्पीसीज इंक्लूडिंग बर्ड्स, मैमल्स एंड इनवर्टिब्रेट्स contributing to the overall biodiversity of these ecosystem। ये इकोसिस्टम में बहुत अच्छा रोल निभाता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है ग्रीनरीज में, जिससे कि कार्बन इमिशन को भी ये बैलेंस यानी कि नेट जीरो करने में हेल्प कर सकते हैं। आगे चल के जो हम लोग बड़ा सपना देख रहे हैं कि भैया हम नेट कार्बन इमिशन को, नेट कार्बन को जीरो करना, नेट को जीरो करना है, हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता कार्बन इमिशन आप। ठीक है जी, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। Gymnosperm also offers various ecosystem services such as water, soil conservation, erosion control, and provision of renewable resources such as timber, pulp for the paper production। इकोलॉजिकल सर्विसेज में ये याद रखिएगा, ये ना सॉइल इरोजन पर रोकेंगे, क्योंकि भैया ग्रिप कर देंगे, ग्रिप अच्छे से पकड़ के रखेंगे होल्ड करके सॉइल को। टिम्बर एक प्लांट है बड़ा अच्छा, पल्प एक प्लांट है जिससे हम पेपर का प्रोडक्शन बहुत मस्त करते हैं। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल और इकोलॉजिकल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सकता है क्या, होता ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है थ्रेट्स एंड कंजर्वेशंस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक थ्रेट्स एंड कंजर्वेशंस। जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रेट्स एंड कंजर्वेशंस में सबसे पहला आता है डिफॉरेस्टेशन टॉपिक। डिफॉरेस्टेशन तो आप सभी जानते हो। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि भैया प्लांट को मास डिस्ट्रक्शन कर देना, काट देना, कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। देन क्लाइमेट चेंजेस, आप देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स आर इंक्रीजिंगली वेल्युएबल टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस व्हिच कैन डिस्प्यूटेड टू द डेडिकेटेड अडाप्टेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट कंडीशन। ये एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, इसको जरा से देख लीजिए। ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्लूडिंग स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस एंड क्रूशियल इंश्योरिंग फॉर द लॉन्ग टाइम सर्वाइवल। क्या है का मतलब कि पेड़ लगा के आप छोड़ दीजिए, एफॉरेस्टेशन नहीं कहलाएगा। प्रॉपर ये होता है कि आप पेड़ लगाइए लेकिन उसका ध्यान भी रखिए। ठीक है, रिश्ते बनाने आसान होते हैं लेकिन उसे निभाना बड़ा ही टफ होता है। तो रिश्ते बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे निभाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसी तरह पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा के सेल्फी डाल दिए अच्छे व्यू और सिंपैथी के लिए, तो ये कोई खास बात नहीं है। आप अगर उसको टेक केयर करेंगे तो वो आगे चल के हर तरह से आपको फायदा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है भैया, हम लोग बिजनेस माइंडेड, सबसे दुष्ट प्राणी हम लोग इंसान, तो बिजनेस माइंडेड तो होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है इनका। टिम्बर प्रोडक्शन, भैया टिम्बर एक प्लांट है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये। जिम्नोस्पर्म्स प्रैक्टिकली coniferous and are major sources of timber and construction, furnitures and pulp production। ये टिम्बर हैं, कई तरह के रोल अच्छे निभाते हैं। इनका जो पल्प प्रोडक्शन है, इनका पल्प से हम पेपर बनाते हैं, फर्नीचर बनाने में काम आता है,
जिस सोफे पे आप बैठ के पढ़ रहे, जिस टेबल पे, वो फर्नीचर बनाने में उसका बड़ा अच्छा रोल है। फर्नीचर बनाने में ये बहुत अच्छा रोल निभाता है, ठीक है। और पेपर बनता है इससे। हॉर्टिकल्चर, सजावट का काम। देखो, मेनी जिम्नोस्पर्म स्पीसीज सच एज पाइन्स, सिड्रस, गिंगोस आर वाइडली कल्टीवेटेड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन गार्डन एंड ये ना बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, प्यारे से, बिल्कुल नुकीले से दिखते हैं, जिनको हम उगाते हैं एज अ सजावट के पर्पस भी लगाते हैं। बायोफ्यूल कैसे, देखो बायोफ्यूल फ्यूल के रूप में क्या हेल्प करते हैं। द वुडी बायोमास of gymnosperm can also be used as renewable source of biofuel contributing to the sustainable energy and production। भाई इनकी लकड़ियां अच्छी खासी हम लोग यूज करते हैं, जिससे चारकोल बनाने का हेल्प होता है। चारकोल का यूज हम लोग कई कॉस्मेटिक क्रीम्स में भी करते हैं, या फिर कह दूं जो चारकोल बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फायनेशन या फिर जलेगा, तो उस जल के वो एक तरह का हमें मिल गया बायो रिसोर्स, ठीक है, बायोफ्यूल। नेक्स्ट हमारा मेडिसिनल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। सम जिम्नोस्पर्म स्पीसीज लाइक Pacific yew contains valuable medicine compounds such as cancer fighting drug Taxol। याद रखिएगा, हमारे पास एक कैंसर फाइटिंग ड्रग होता है, इसका नाम होता है टैक्सोल। कैंसर फाइटिंग ड्रग का नाम है टैक्सोल, जो कि किससे हमें पैसिफिक यू नाम के प्लांट से मिलता है, जो कि एक बेनिफिट है, मेडिसिनल यूज है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। आगे फ्यूचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का भविष्य क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में काम आ सकता है जिम्नोस्पर्म। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हो सकती है इसकी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में यूज हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च में क्या 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 हो सकता है। ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन द unique adaptation and evolutionary history of gymnosperm continues to provide insights into the plant biology and broader functioning of ecosystem। कहने का मतलब रिसर्च तो जारी है, और इसकी हम कहाँ से आया है, किस कैटेगरीज में है, क्या और यूज हो सकते हैं, उनके बारे में भी इनकी रिसर्च जारी है। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में कहता है कि इनोवेटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में सच एज एक्स-C2 प्रिवेंटेशन। एक्स-C2 क्या है, एक्स-C2 जो बाहर हम लोग एक प्रोवाइड करें मीडियम, उस चीज का, जो चीज जहां हो सकती है। मान लीजिए हमने क्या किया, हमें ठंड का जो पेड़ है एप्पल हमें घर पे लगाया, तो उसको हमको वैसा इन्वायरमेंट बना दूं, कहलाता है एक्स-C2 कंजर्वेशन, ठीक है जी। हैबिटेट रिस्टोरेशन करवाता है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विल बी क्रूशियल फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ दीज रिमार्केबल प्लांट कंजर्वेशन या प्लांट स्पीसीज। कहने का मतलब कंजर्वेशन स्पीसीज में हम लोग इसको सस्टेनेबली भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले बताया कार्बन एमिशन काफी हद तक बैलेंस करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या हम देख सकते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग and precision agriculture may be used in the role of enhancing understanding the stewardship of gymnosperm and population of yield years to comes। देखो मैं सिंपल शब्दों में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ आपको कि देखो भैया, होता क्या है, ये एक तरह का ग्रीनरी चीज है, ठीक है। इसको क्या करते हैं किसान भाई लोग जो उगाते हैं, उस उगता है वो 2-3 फीट की हाइट का होगा लगभग, मान लीजिए इतना बड़ा, जितने बड़े गेहूं का पेड़ होता है वो लोग उसी में ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं। अब वो होगा क्या कि वो जो हरे पेड़ हुए थे वो खेत में ही मिल गए। अब वो 1 महीने या फिर 15-20 दिन छोड़ेंगे, जिससे क्या है अब वो मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज हो गए, तो एक तरह का वो नेचुरल मेन्योर बोले तो नेचुरल खाद के रूप में यूज हो गया। तो ये इस तरह से हमें एडवांसमेंट कई जगह किसी भी फील्ड में, बहुत सारी फील्ड्स में ये हमें हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा हो। लिटिल बिट मैं आपसे कहूंगा कि ये आज की पीपीटी मैंने नहीं एआई से तैयार किया था, तो लिटिल बिट आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगर आपको थोड़ा स्पीड धीरे लगी हो तो 1.25 पे देखिएगा। पीपीटीज में वैसे काम की तो सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस लेक्चर का सारे पार्ट्स देखें। मैं छोटा छोटा पार्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आप बहुत जल्दी बोरियत न महसूस करें, और पूरे लेक्चर को जरूर देखें। इसके प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, आप प्लीज इसके प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर आप रिवाइज करिए, हमारे साथ पढ़िए। बिल्कुल आपको जो अच्छा लगे आप अपना सुझाव जरूर दिए, जो आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट क्लास में अगर जो भी डाउट होगा हम उसको पहले ही आके ले लेंगे डाउट्स, तब हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी पढ़ाई, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, हेल्प करिए हमको थोड़ा सब्सक्राइबर गेन करवाने में, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर
एक लाइक और एक कमेंट आपको बहुत मोटिवेट करेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे विथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच।